स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। ओके। तो एजेंसी स्टार्ट करते हैं हम। एजेंसी के जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस कवर किए गए हैं सेक्शन 182 से लेकर 238 तक। दैट मीन्स इट्स कवरिंग 57 सेक्शंस हैं। अब इसका जो हम इस एरिया में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसमें एजेंसी क्या होती है। एजेंसी डिफाइन नहीं है। एजेंसी इस एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है ही नहीं। बट हाँ, डेफिनेशन जरूर दे रखी है। डेफिनेशन किसकी दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होगा, इस बारे में तो बात की गई है। पर्टिकुलरली सेक्शन 182 में ही बात की गई है, वो हम देख लेंगे एजेंसी क्या होती है। और हम ये भी देख लेंगे कि इसमें क्या एक माइनर एजेंट हो सकता है, क्या एक माइनर जो है वो प्रिंसिपल हो सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्या कंसीडरेशन जरूरी है अगर एजेंसी बनानी है, एजेंसी अगर क्रिएट करनी है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एजेंसी बोलते हैं। तो उसमें कंसीडरेशन जरूरी होता है नहीं होता, ये हम देख लेंगे। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो रहेगा वो होगा एजेंट का। एजेंट कौन होता है, एजेंट के टाइप्स कितने टाइप्स के होंगे। अगर मैं सिर्फ इस एक्ट की बात करूं तो इस एक्ट में एजेंट जो दे रखा है, एक तो एजेंट ही है, फिर एक सब एजेंट की बात की गई है, और एक बात की गई है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, और एक बात की गई है प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंडेड एजेंट। तो ये तीन तरीके के एजेंट की बात की गई है। बट देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स भी होते हैं, जैसे शायद आपने सुना भी होगा मर्केंटाइल एजेंट सुना होगा आपने, डेल क्रेडिटर सुना होगा। डेल क्रेडिटर सुना है किसी ने? डेल क्रेडिटर एजेंट? नो सर। चलो कोई बात नहीं, वैसे हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, लॉ में तो नहीं आता ज्यादातर, बट है भी नहीं हमारे एजेंसी के कॉन्सेप्ट में। बट जो मर्केंटाइल लॉज पढ़ते हैं, जैसे सीए वगैरह जो करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है। तो एजेंट के टाइप हम पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे कि जो एजेंसी अगर बनाई गई है, एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है, पहले ये पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। देन विल टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बाद हम बात करेंगे टर्मिनेशन। अगर क्रिएट करी है तो टर्मिनेट भी तो होगी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जाए। फिर इसके बाद हम पढ़ सकते हैं, भाई कई बार ऐसे एक्ट होते हैं जो एजेंट ने कर दिए हैं, एजेंट ने कर दिए विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना एजेंट कुछ एक्ट कर देता है, कैन इट बी रेक्टिफाई, क्या वो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं? तो वो हम पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और फिर रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी देख लेंगे कि कैसे अथॉरिटीज को रिवोक किया जा सकता है, वो टर्मिनेशन में ही हम कवर कर लेंगे। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट मीन्स प्रिंसिपल ने अपने काम को करने के लिए एजेंट को जो अथॉरिटी दी है उसको कैसे रिवोक किया जा सकता है, तो रिवोकेशन भी हम यहीं पे ही देख लेंगे, राइट। एंड ये सारा करने के बाद फिर एक आता है चीजें हमारी जो इंपॉर्टेंट है, वो भी सिक्स्थ एरिया जो हम देखेंगे, विल डिस्कस अबाउट द एजेंट्स। एजेंट की क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए। और ऐसे ही फिर हम देखेंगे कि जो हमारे प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या है, प्रिंसिपल की ड्यूटी टुवर्ड्स एजेंट। अब एक चीज आप देखेंगे, जब हम एजेंसी की बात करते हैं तो दो पार्टी होती है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। लेकिन हमने एजेंसी क्रिएट करी क्यों है? व्हाई वी हैव क्रिएटेड एजेंसी? व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर क्रिएटिंग एजेंसी? ताकि मेरा जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी से डील कर सके। बिकॉज मैं रहता हूं लंदन में और मेरा सारा बिजनेस है कहां पर? दिल्ली में।
तो मैं लंदन से बिजनेस तो नहीं चला सकता, तो इसलिए मुझे दिल्ली के अंदर एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ा। एजेंट इज वर्किंग ऑन माय बिहाफ। और एजेंट किससे डील करेगा? थर्ड पार्टी से डील करेगा, जो कस्टमर होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे, उनसे डील करेगा। तो इसलिए हमारा जो लास्ट एरिया होगा इसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एजेंसी, इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ अगर जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। इसको मैं अब थोड़ा सा आपको सेक्शन बेस भी बता देता हूं कि हम कौन कौन से सेक्शंस की बात कर रहे होंगे। अगर हम बात करें एजेंट्स के ड्यूटी टू प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें हम कवर करेंगे सेक्शंस 211 से लेकर 221 तक। ठीक है, और अगर हम प्रिंसिपल की ड्यूटी टुवर्ड्स एजेंट्स देखेंगे तो वो होगा 222 से लेकर 225 तक होगा। और अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन, दैट वुड बी 226 से लेकर 238 तक होगा। दीज आर द सेक्शंस। टर्मिनेशन की और रिवोकेशन की मैं बात करूं तो इसमें हम कवर कर लेंगे सेक्शन 201, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 201 से लेकर 210 तक होगा। एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द एजेंट्स, एजेंट की अगर मैं बात करता हूं, एजेंट में हम कवर करेंगे सेक्शन 190 से लेकर 195 तक कर लेंगे। और रेक्टिफिकेशन कहाँ गया? रेक्टिफिकेशन है हमारा 196 से लेकर 200 तक रेक्टिफिकेशन की बात की गई है, राइट। एंड एजेंसी क्रिएशन के शुरू के ही जितने सेक्शन बचते हैं वो है, दैट मीन्स 182 से लेकर हम जो बात करेंगे रिमेनिंग 189 तक, वो इस क्रिएशन में और एजेंसी के कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, यानी 182 से लेकर हम बात करेंगे 189 तक, जिसमें एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, एजेंट क्या माइनर हो सकता है, क्या प्रिंसिपल माइनर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये हमारा सारा सेक्शन जो है एजेंसी का कॉन्सेप्ट इनमें छुपा हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा टॉपिक है, 57 सेक्शंस कवर्ड हैं, तो इट में टेक उसमें काफी टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर इसको, अगर आपने लिख लिया है तो। ओके, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी होती क्या है। सर प्लीज 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसको नोट कर लो, ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखना, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। डन सर। ओके, बाकी सब लोगों ने भी नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, देखो एजेंसी है क्या। एजेंसी कहीं डिफाइन तो है नहीं, बट जैसे मैंने आपको बताया, मैं रहता हूँ लंदन में और अब मेरा सारा बिजनेस जो है वो है दिल्ली में या इंडिया में। इंडिया में है मेरा बिजनेस। अब मैं अगर लंदन में रहता हूँ या मैं सपोज करो इंडिया में ही रहता हूँ, लेकिन मैं इंडिया में कहीं ऐसी जगह रहता हूँ जहां से मेरे को हर दिन कम्यूट करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं अपना एक एजेंट रखता हूँ। मैं अपना एक एजेंट रखता हूँ ताकि मेरा ये जो काम है, मेरा मैं कौन हूं? मैं प्रिंसिपल हूँ। मेरा जो काम है वो मेरा एजेंट कर सके मेरे बिहाफ पे। ठीक है, मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट काम करेगा। और अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि एजेंट के कहाँ तक लाइबल होगा मेरे एक्ट के लिए। मैंने उसको एजेंट तो बनाया है, बट एजेंट कितना काम कर सकता है, उसको अथॉरिटी क्या होगी, ये सारी चीजें हम आज के एजेंसी के चैप्टर में हम समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एजेंसी क्या है। एजेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर, जहां पे एक पर्सन यानी प्रिंसिपल अपॉइंट करता है वन पर्सन, एम्प्लॉयज अनदर टू रिप्रेजेंट हिम और टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। रिप्रेजेंट हिम करेगा या उसके बिहाफ पे काम करेगा।
or to act on his behalf, उसके बिहाफ पे वो काम करेगा। किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा, जिसको हमने अपॉइंट करा है। जिसको अपॉइंट किया वो कौन कहलाएगा? एजेंट। और जिसके लिए एजेंट काम करेगा, जिसके लिए एजेंट काम करेगा वो कहलाता है प्रिंसिपल। और यही बात, क्योंकि एजेंसी कहीं डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका जो सेक्शन 182 है उसमें एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है। तो अगर आप सेक्शन 182 देखेंगे, अगर आपके पास बैरेक्ट है, तो वहां एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं बैरेक्ट क्या कहता है। I hope screen is visible to you. Yes, sir. Agent and principal defined. An agent is a person employed to do an act for another. किसी और काम, किसी और के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। यानी एजेंट जो है जब थर्ड पर्सन से डील करेगा तो वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जिसके लिए एजेंट को बनाया गया है, अपॉइंट किया गया, वो प्रिंसिपल होता है। और जिसको अपॉइंट किया गया है ताकि वो थर्ड पर्सन के साथ डील कर सके, तो वो कहलाता है एजेंट। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने है, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद इट एंड लेट्स बैक टू दी बोर्ड। अब यहाँ पे 182 में आपने देखा एजेंट कौन होगा? एजेंट होगा पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, टू डू एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर और रिप्रेजेंट अनदर। इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। और क्यों इसको रिप्रेजेंट किया गया है? क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ डील करना है, डील करना है। ठीक है, इसलिए इसको अपॉइंट किया गया एजेंट को। और जिस इंसान के लिए सारा चीज किया जा रहा है, जिस इंसान के लिए किया जा रहा है, वो कहलाता है प्रिंसिपल। सेक्शन 182 यही कहता है, टू हुम सच एक्ट इज डन, जिसके लिए काम किया गया है, टू हुम सच एक्ट इज डन, वो कहलाता है प्रिंसिपल। और हु इज रिप्रेजेंटेड, या जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, हु इज रिप्रेजेंटेड, ये कहलाता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो यहां पर देखो, एक तो प्रिंसिपल हो गया, बीच में आ गया एजेंट, और एजेंट के बाद आ गया थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। तो एजेंट यू कैन से इज अ कनेक्टिंग लिंक, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन थर्ड पर्सन एंड प्रिंसिपल। थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मैं ये कहता हूँ भाई मेरे वहां से गुड्स खरीदने हैं, तेरे को गुड्स खरीद के ले आओ, वो खरीद के ले आता है। तो अल्टीमेटली इसका काम क्या है? खरीद के ये ले आया, मेरा एजेंट है, बट अल्टीमेटली फॉर द थर्ड पर्सन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं अपने एजेंट के जरिए ही पेमेंट करवा दूंगा, अल्टीमेटली इस एजेंट के पीछे मैं छुपा हूं, प्रिंसिपल है। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन, दैट इज नोन एज एन एजेंट। उसको एजेंट कहा गया है, और इसी रिलेशनशिप को एजेंसी कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एजेंसी, के एजेंसी क्रिएट की गई है इनके बीच में। दैट ये जो रिलेशन है इनके बीच में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन, दैट इज नोन एज एजेंसी। ओके, अब एक केस था जिसमें कहा गया एजेंसी का पता कैसे चले कि वेदर देयर वाज एजेंसी हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन दीज टू पर्सन और नॉट, इन दोनों के बीच में एजेंसी है भी या नहीं है, ये कैसे पता लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी एक केस हम कर लेते हैं। केस का नाम था लक्ष्मी नारायण राम गोपाल। लक्ष्मी नारायण राम गोपाल
और हर एक चीज केस टू केस वेरी करता है कि वेदर देयर वाज अ एजेंसी और नॉट। और आपको ये भी पता होना चाहिए एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस है। तो लक्ष्मी नारायण राम गोपाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इन द ईयर ऑफ 1954 का केस है जिसमें बात की गई है। अच्छा, एजेंट जो है क्या काम करेगा? एजेंट वो सारे काम करेगा जो लॉफुल होंगे। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ऑफ कोर्स ही बात है, जब मैंने प्रिंसिपल होने के नाते किसी एजेंट को रखा है तो ही हैज टू डू अ लॉफुल एक्ट। लॉफुल एक्ट ही करे, रीजनेबल डिलीजेंस देखे। एक प्रूडेंट मैन जो सिचुएशन में करता है कम से कम उतनी तो टेक केयर करके ही काम करे, तो रीजनेबल काम करे। तो इस केस में कहा गया था that though the agent is bound to exercise his authority in accordance with the lawful instruction, तो प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन लेकर ही काम करता है एजेंट। प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे देन ओनली द एजेंट विल वर्क। और लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल वर्क होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, बट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल। देखो हम इसमें केस में ये देख रहे हैं कि एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आप मुझे बताइए एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट और सर्वेंट, या दोनों सेम है? So servant is employed under a contract of service, and agent is employed under contract for service. Difference is कि under contract for service, person is asked to do a certain thing, and under contract of service, person is asked to do a certain thing as well as the procedure how he is supposed to do that thing is also being told to him. बिल्कुल ठीक है। देखो सर्विस या सर्वेंट की सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे ये भी बताया जाता है कि ये काम तुम कैसे करोगे। और सारा कंट्रोल जो है, अल्टीमेटली जो कंट्रोल है पूरा इसके मास्टर का होगा। मास्टर का कंट्रोल होगा सर्वेंट पे, एंड सर्वेंट को ये भी बताना पड़ेगा कि वो कैसे काम करेगा। बट एजेंट के सिचुएशन में ये नहीं होता। ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल। यही इस केस में कहा गया कि एजेंट जो है इज नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है ये। जबकि अगर सर्वेंट की बात करें, सर्वेंट तो बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, एंड ही आस्क्ड हाउ ही हैज टू डू हिज वर्क, वो भी बताना पड़ेगा इसको। बट एजेंट को सारी चीज बताने की जरूरत नहीं, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल। हाउएवर व्हाटएवर द एजेंट इज डूइंग, ही हैज टू डू एनीथिंग लॉफुली काम करेगा। ठीक है, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल। ना ही ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, ना ही ये इसके सुपरविजन में होता है। बट जो सर्वेंट होता है वो सुपरविजन में भी होता है और अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में भी होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय भी जो होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है, उसे सारा बताना पड़ता है वो कैसे करेगा या नहीं करेगा। बट एजेंट जो है, और आपने एक चीज और देखा होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशन में एम्प्लॉय जो है सिर्फ एक ही जगह जॉब कर सकता है, बट सर्वेंट भी एक ही जगह जॉब कर सकता है। बट एजेंट जो है बहुत सारी जगह एजेंसी का पार्ट हो सकता है। तो इस लक्ष्मी नारायण राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद में ये कहा गया कि जो प्रिंसिपल है, जो एजेंट हैज टू वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, हाउएवर इट नॉट सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रिंसिपल एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रिंसिपल, इवन दो ही हैज टू वर्क लॉफुली काम करेगा। क्योंकि हम आगे जाके अब एजेंट की ड्यूटीज देखेंगे तो वहां पे देखना पड़ेगा कि एजेंट ने कोई काम लॉफुली किया है या नहीं किया, विद इन द अथॉरिटी किया है नहीं किया। अगर आउट ऑफ द अथॉरिटी किया है तो क्या प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अल्टीमेटली एजेंट की अपॉइंटमेंट क्यों हुई है। एजेंट की अपॉइंटमेंट हुई ताकि एजेंट जो है थर्ड पर्सन से कनेक्ट रहे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करता है थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग करने में, तो क्या एजेंट लायबल होगा या प्रिंसिपल लायबल होगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा ये थर्ड पर्सन सू किसको करेगा। थर्ड पर्सन किसको सू करेगा? अगर बियॉन्ड द अथॉरिटी अगर एजेंट ने कुछ काम किया है तो थर्ड पर्सन कैन सू एजेंट और प्रिंसिपल एज वेल। So then agent will be liable solely.
Okay. And what about he cannot sue the principal? Sir, if agent has Hmm. conducted beyond his authority, then agent will be liable solely. एक सेक्शन 233 है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे, जहां पर जो थर्ड पार्टी है वो एजेंट को भी सू कर सकता है, प्रिंसिपल को भी सू कर सकता है, जहां पे वो पर्सनली लाइबल है। बट हम बहुत आगे पहुंच गए, अभी धीरे धीरे जाएंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। क्योंकि थर्ड पर्सन जो है एजेंट को भी सू कर सकता है, प्रिंसिपल को भी सू कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल इज लायबल। बट ऑफ कोर्स ही बात है, अनऑथराइज एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है। अनऑथराइज एक्ट जो ऑथराइज ही नहीं है उसके लिए कैसे प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा? ओके, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नारायण का केस था। अब आती है बात कि एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाएगा। एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है? क्रिएशन ऑफ एजेंसी, हाउ द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। कैसे क्रिएट होगी एजेंसी? एजेंसी क्रिएट होगी सबसे पहले या तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली हो। देखो एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। इसके कुछ वेज हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी। सेकेंड क्या हो सकता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। थर्ड कैन बी बाय रेक्टिफिकेशन। And the fourth is in case of emergency or necessity. ठीक है, अब ये एक्चुअल वाली कैसे हो सकती है? एक्चुअल इमरजेंसी और एक्चुअल क्रिएशन ऑफ एजेंसी, या तो ये एक्सप्रेसली होगी या ये इम्प्लाइडली होगी। या तो एक्सप्रेसली क्रिएट होगी। एक्सप्रेसली कैसे क्रिएट होती है? जब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोलकर ओरली कि हाँ आज से तुम मेरे एजेंट हो, या लिखकर रिटन फॉर्म में। इम्प्लाइडली कैसी होती है? बाय कंडक्ट होती है। भाई ठीक है, कंडक्ट से नजर आ रहा है कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन एजेंसी इनके बीच में क्रिएट हो चुकी है। अब एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है? इम्प्लाइडली। से फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शॉप है, मैंने अपनी शॉप पर एक अपना एजेंट को बिठाया हुआ है, एक लड़के को बिठाया हुआ है, और वो ही मेरी सारी डीलिंग करता है। बट मैं इस शॉप पे अक्सर जाता हूँ, सिर्फ ऑफनली आई विजिटेड माय शॉप। ठीक है, बट ये जो मेरा जो एक यहाँ पर एक लड़का बैठा है, ये सारे काम मेरे बिहाफ पे करता है। तो दैट कैन बी कंसिडर दैट देयर वाज अ इम्प्लाइड एजेंसी बिटवीन मी एंड माय द पर्सन हु इज हैंडलिंग माय शॉप। तो ये एक इम्प्लाइडली होती है, जहां पे एजेंसी क्रिएट हो चुकी है। इज डीलिंग विद माय ऑल द क्लाइंट्स ऑन माय बिहाफ, मेरे बिहाफ पे सारा काम वो कर रहा है। ठीक है, और भी इसमें चीजें, जैसे अब इम्प्लाइड में क्या चीज हो सकती है? वहां पे इम्प्लाइड के सिचुएशन में रूल ऑफ एस्टॉपल भी अप्लाई हो जाता है। रूल ऑफ एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट, ये भी अप्लाई हो जाता है। ये देखो सारी बातें किताबों में नहीं लिखी है, आपके बैरेक्स में नहीं लिखी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये क्या होता है? एस्टॉपल और होल्डिंग आउट क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट? When the principal through his conduct has represented in such a way that the other person is his agent, later on he can't, and the third person has acted on it all as well, then हाँ जी, he can't back out later. एग्जैक्टली। देखो मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पर जो मेरा शॉप पे मैंने एक लड़के को बिठा दिया, वो मेरे बिहाफ पे सारा काम कर रहा था, नाम है प्रिंसिपल। मैं बहुत कम शॉप पे जाता था और वहां पे सारा नाम मेरा यूज हो रहा है, और वहां पे कोई इंसान बैठा है। अब कोई थर्ड पार्टी डील करती है, जब थर्ड पार्टी डील कर रही है और वहां पे मैंने अपने कंडक्ट से एक लड़के को बिठाया और वो मेरे बिहाफ पे सारा काम कर रहा है, तो बाद में मैं ये नहीं कह सकता थर्ड पार्टी को कि ये मेरा एजेंट नहीं है, बिकॉज मेरे अपने कंडक्ट से मैंने सामने वाली थर्ड पार्टी को एज अ रिप्रेजेंटेशन होने दिया,
ऐसा रिप्रेजेंटेशन होने दिया कि ये मेरा ही बंदा है, हमारे बीच में एजेंसी है, तो आई कैन नॉट लेटर ऑन से कि ये मेरा एजेंट नहीं है, मैं मना नहीं कर सकता। दैट इज कम्स अंडर द इम्प्लाइड कंडक्ट में आता है। अच्छा, होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल आपने कहाँ पढ़ा है? सर पार्टनरशिप एक्ट विच सेक्शन? 28। सेक्शन 28 पार्टनरशिप एक्ट में होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल होता है। जब कोई पार्टनर बाहर जाता है ना, तो पार्टनर की लायबिलिटी भी होती है कि कम से कम जिसके साथ वो डीलिंग कर रहा था तो बता दे कि मैं अब पार्टनर नहीं रहा हूं, मैं पार्टनर नहीं रहा हूं। और जब वो पार्टनर नहीं रहा, क्योंकि कई बार एक्टिव पार्टनर होता है, कई बार डोरमेंट पार्टनर होता है, तो एक्टिव पार्टनर जब होता है, अगर वो डील करता आ रहा है पूरी सारे लोगों के साथ, क्लाइंटों के साथ, और बाद में वो चला जाता है और अभी भी लोगों को ये इंप्रेशन है वो पार्टनर है, तो वो होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। कहीं ना कहीं फिर वो लायबल ठहराया जाता है, फर्म भी लायबल हो जाती है। ही विल बी लायबल एंड द फर्म इज आल्सो लायबल। क्योंकि कम से कम जो कोई इंसान जा रहा है तो उसको बता के जाए ना लोगों को कि मैं आपसे पार्टनर नहीं रहा, मैं तो इस इंप्रेशन में रहूंगा कि मैं आज भी उसी एक एक्टिव पार्टनर के साथ डील कर रहा हूं, तो वहां पे भी होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कंडक्ट। तो एजेंसी में भी यहाँ पर इम्प्लाइड कंडक्ट से एजेंसी क्रिएट हो सकती है। इफ आई एम लेटिंग, अगर मैं कुछ चीजों को होने देता हूं और आई एम अवेयर अबाउट इट, तो वहां पर इम्प्लाइड कंडक्ट से एजेंसी क्रिएट हो रही है। इज दैट क्लियर? और ये सारे हम सेक्शंस वेज भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सेक्शंस पढ़ेंगे 186 पढ़ेंगे, ठीक है, 186, 187 भी पढ़ेंगे। इससे संबंधित सेक्शन है, कैसे एजेंसी क्रिएट होती है, इम्प्लाइड एंड होल्डिंग आउट, कंडक्ट से कैसे हो रही है, ये सारे हम सेक्शन में सीक्वेंस में पढ़ ही लेंगे। फिर आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, जब चीज हम, इसका एग्जाम्पल ऐसे होता है, जब कुछ चीज रिलेशनशिप डेवलप होते हैं तो ऑटोमेटिकली एजेंसी क्रिएट हो जाती है। जैसे से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप। पार्टनर जो एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के एजेंट होते हैं वो, और एक दूसरे के क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ पार्टनर यू वुड बी एजेंट एंड यू वुड बी द प्रिंसिपल टू ईच अदर, राइट। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर आप ऑटोमेटिकली एजेंट भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, ठीक है। तो एजेंसी इज ऑल्सो समटाइम क्रिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। देन द थर्ड इज रेक्टिफिकेशन, को भी बाद में पढ़ते हैं। अब इमरजेंसी और नेसेसिटी की बात आती है। इमरजेंसी और नेसेसिटी क्या होती है? कई बार एजेंसी जो क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन या नेसेसिटी की वजह से हो जाती है। अभी आपने देखा था और अभी भी चल रहे हैं, धरना चल रहा है, राइट। किसानों का जो धरना चलता है, अभी आपने देखा होगा, ये सिंधु बॉर्डर जो है, सिंधु बॉर्डर जो नरेला के पास है, वहां से गाड़ियां आगे नहीं जा रही थी क्योंकि वहां पे धरना चल रहा था। अब कोई जो, अगर ऑफकोर्स ही बात है, दिल्ली में भी तो अनाज मंडी है, वहां पे भी अनाज चाहिए और कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो जो सब वेजिटेबल्स हैं जो पंजाब वगैरह से आती हैं, उसको यहाँ पे मंडियों में आने के लिए ऑफकोर्स ही बात है, इस रास्ते से आना पड़ेगा। अब इस रास्ते से आना पड़ेगा तो कई बार बीच में क्या होता है, सपोज कोई ट्रक है पंजाब से आ रहा है, आते आते उसको यहाँ पर ही फंस गया है वो, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर पे फंस गया है वो। जब दिल्ली बॉर्डर पे वो फंस गया है ट्रक और वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो क्या पता उस ट्रक में टमाटर हो। अब टमाटर तो पेरिशेबल नेचर के हैं, सड़ जाएंगे, और वो इंसान जो है, जो उसका ड्राइवर है, वो कॉल कर रहा है अपने मालिक को, भाई टमाटर सड़ जाएंगे, लेकिन वो मालिक फोन नहीं उठा रहा है या नॉट रीचेबल सिचुएशन में है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो ड्राइवर है ये क्या करेगा? व्हाट ड्राइवर कैन डू इन दैट सिचुएशन? So he may sell those goods there only. वो बेच सकता है। जैसे ही वो बेचेगा तो कहीं ना कहीं एजेंट के रूप में काम कर रहा होगा। तो इट वुड बी ट्रीटेड इन द केस ऑफ इमरजेंसी और नेसेसिटी सिचुएशन में एजेंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, बशर्त है कि उसने अपने मालिक को कांटेक्ट करने की कोशिश करी हो, सारी चीज उससे ऑर्डर लेने की कोशिश करी हो, बट ही वाज नॉट एबल टू connect with this principal. Then in that situation, it because of the necessity or emergency, he becomes an agent and he has to do all the work. उसको सारे वो काम करने चाहिए जैसे एक प्रूडेंट मैन उस सिचुएशन में करता है, ठीक है। लॉफुल एक्ट करेगा, रीजनेबल काम करेगा, डेलिजेंट के साथ काम करेगा। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ऑफ एजेंसी बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी और इमरजेंसी। इज दैट क्लियर?
सेक्शन 189 में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 189। हाँ जी, समझ में आई ये बात? Yes, sir. रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है कुछ गलती, एक तो होता है रेक्टिफिकेशन, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन होता है क्लैरिकल एरर को ठीक करना, बट मैं बात कर रहा हूँ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है किसी जो पास्ट एक्ट है, जो पास्ट में कुछ चीज हुई हो, उसको आप अप्रूवल दे देना, कंसेंट दे देना, अप्रूवल कि ठीक है भाई मैं रेक्टिफाई करता हूँ ये चीज। आपने कर दिया ना, बिकॉज ऑफ यू आर थिंकिंग यू आर माई एजेंट, और आपने वो काम कर दिया विदाउट माई अथॉरिटी। Without my authority you have done it. Without the authority of whom? Principal. प्रिंसिपल की बिगर मर्जी के आपने कुछ काम कर दिया बीइंग एन एजेंट, और बाद में मैं उसको या तो अप्रूवल दे सकता हूं, अगर मैं या तो मैं अप्रूव्ड कर दूं या मैं रिजेक्ट कर दूं, डिसअप्रूव्ड कर दूं, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन की, यानी मैं चीजों को सही कर रहा हूं, और मैं रेक्टिफाई जब करता हूं तो इसका मतलब मैं अप्रूवल दे रहा हूं, प्रिंसिपल ने अप्रूवल दे दिया है। अगर प्रिंसिपल अप्रूवल देता है तो वो कौन सी डेट से माना जाता है? सपोज करो 1 जनवरी को 2021 को मेरे एजेंट ने कुछ काम किया, मुझे बिगर बताए, और मेरे पास वो आता है 5 जनवरी 2021 को, और मेरे को पता चला भाई 5 तारीख को प्रिंसिपल को, तो क्या मैं इसको आज अप्रूवल दे रहा हूँ? 5 जनवरी को मैं अप्रूवल दे रहा हूँ, तो जिस दिन मैं अप्रूवल दे रहा हूँ, ये अप्रूवल इस डेट से रेक्टिफिकेशन माना जाएगा या इस डेट से रेक्टिफिकेशन माना जाएगा? तो 1st January retrospective effect हाँ of जी, ये ratification. रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे वाली डेट से, इसको रिलेट बैक भी बोलते हैं, रिलेट बैक डेट हो जाएगी, ठीक है। इस दिन से रेक्टिफिकेशन माना जाएगा। अब रेक्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए? रेक्टिफिकेशन उसी चीज का हो सकता है जो ऑथराइज, विदाउट अथॉरिटी तो है, बट रेक्टिफिकेशन उन चीजों का नहीं हो सकता जैसे कोई थर्ड पर्सन को लॉस पहुंच रहा है, जिससे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। जब हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे देन विल स्टार्ट। तो रेक्टिफिकेशन सिर्फ उन्हीं चीजों को हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। अब वैलिड रेक्टिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज किसको होनी चाहिए? कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल को। मैं जो चीज रेक्टिफाई कर रहा हूँ, क्या मुझे उसकी फुल नॉलेज है या नहीं है? प्रिंसिपल को नॉलेज होनी चाहिए, ये भी एक सेक्शन है। अभी मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और रेक्टिफिकेशन जो होगा वो लॉफुल एक्ट का ही होगा, लॉफुल एक्ट का ही रेक्टिफिकेशन हो सकता है। एक बात बताओ मुझे, हमने एक एजेंसी क्रिएट करी कि भाई मेरा एजेंट है, वो कहता है कि सर हमने किडनैपिंग करेंगे। उसने किडनैपिंग के लिए किसी से थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी ने उसको कॉल किया भाई आप किडनैपिंग करवा देना, हम आपको पैसा देंगे। ये मेरे एजेंट ने मेरे से बिगर पूछे उस बात को, थर्ड पर्सन को वो एग्री कर गया कि ठीक है हम लोग किडनैपिंग करेंगे। क्या ये लॉफुल है? किडनैपिंग लॉफुल है? किडनैपिंग अपने आप में लॉफुल नहीं है। तो क्या मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ? और मुझे भी पता है कि इससे हमको पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल हूं ना मैं, मुझे भी पता है मेरे एजेंट ने जो कुछ काम किया है, मेरे पे आके कहता है कि मैं किडनैपिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट करे आया हूँ कि मैं किडनैपिंग करेंगे हम लोग। मुझे पता है, प्रिंसिपल को भी पता है कि पैसा आएगा किडनैपिंग करेंगे तो लेकिन वो जो एक्ट है वो अनलॉफुल एक्ट है। क्या मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ? सर अगर रेटिफाई करेंगे तो उस अनलॉफुल एक्ट के लिए प्रिंसिपल भी लायबल हो जाएगा ना? पहली चीज वो रेक्टिफाई ही नहीं हो सकती, तो इसे लॉफुल एक्ट ही रेक्टिफाई होगा। क्या किडनैपिंग रेक्टिफाई हो सकती है? मेरे एजेंट ने जो बात कर लिया थर्ड पार्टी से, इट कैन नेवर बी रेक्टिफाइड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ओके। एंड और रेक्टिफिकेशन पूरी ट्रांजेक्शन का होना चाहिए। पूरी ट्रांजेक्शन का होता है जैसे से फॉर एग्जांपल, पहले मैंने आपको बताया कि रेक्टिफिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन जो मैं कर रहा हूँ उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। किसको? प्रिंसिपल को। मेरे एजेंट ने 10,000 रुपए के कुछ बेल्स ऑफ कॉटन ले लिए, बेल्स ऑफ कॉटन नहीं, कॉटन के जो लट्ठे हैं वो ले लिए विदाउट माई अथॉरिटी। अब उसमें कॉटन बहुत सारी खराब है, बहुत सारी कॉटन खराब है, सड़ गई है, गला वो बेकार सी कॉटन है, खराब है, जो किसी यूज की नहीं है। और ये बात मुझे एजेंट ने बताई भी नहीं है कि इसमें सर कुछ खराब भी है।
क्या मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ? आई कैन नॉट रेक्टिफाई इट। मुझे नॉलेज होनी चाहिए इस बात की पूरी। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन करते हुए प्रिंसिपल को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर एजेंट ने वो बात नहीं बताई है तो किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है। ओके, तो नॉलेज होनी चाहिए, पूरी ट्रांजेक्शन का होना चाहिए। फुल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जैसे अगर 10 बेल्स अगर उसने लिए 10 बेल्स ऑफ कॉटन, देन आई हैव टू रेक्टिफाई 10 बेल्स ओनली। मेरे को पूरे का पूरा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया हाँ ठीक है 2 बेल्स में रख लेता हूँ, 2 बेल्स ऑफ कॉटन रख लेता हूँ, 8 को वापस ले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब रेक्टिफिकेशन जब किया जा रहा है थर्ड पर्सन को उससे डैमेज नहीं होना चाहिए, सेक्शन 200। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। वो लैंडलॉर्ड वाला जो केस होता है उसमें रेक्टिफिकेशन की बात हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फिर भी मैं आपको बताता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ। एक लैंडलॉर्ड ने अपना एक एजेंट रखा है फॉर द कलेक्शन ऑफ अ रेंट, रेंट कलेक्शन के लिए। ऐसा हो सकता है ना, एक लैंडलॉर्ड अपना एजेंट रखा है कि भाई मेरे जो किराया है जिन जिन घरों से आएगा वो तू कलेक्ट करके मेरे को देगा। अब ये जो रेंट है, रेंट कलेक्शन के लिए मैंने एजेंट रखा है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, जब यहाँ पे टेनेंट कोई रह रहा है, मैं अगर टेनेंट को हटाना चाहता हूँ, इसको यहाँ से वेकेट करना चाहता हूँ, तो मुझे नोटिस देना पड़ेगा वैकेंट करने के लिए। मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, या तो एजेंट नोटिस दे दे क्योंकि एजेंट तो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, या लैंडलॉर्ड नोटिस दे दे। अब नोटिस दे दिया थर्ड पार्टी ने। नोटिस दे दिया किसने? थर्ड पार्टी ने। ना ही वो एजेंट था ना ही लैंडलॉर्ड था, किसी ने भी नोटिस दे दिया ऐसे इसको टेनेंट को कि खाली करो मकान। अब होता क्या है, अब ऑफ कोर्स ही बात है, लैंडलॉर्ड भी तो खाली करवाना चाहता था मकान, एजेंट भी खाली करवाना चाहता था, लेकिन नोटिस दे दिया थर्ड पार्टी ने, किसी भी थर्ड पर्सन ने। क्या लैंडलॉर्ड इस थर्ड पार्टी के एक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है? ही कैन नॉट। ही कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली जो नोटिस है, नोटिस से टेनेंट खाली होगा, इसका मकान खाली होगा, और इसको बेनिफिट किसको मिलेगा? लैंडलॉर्ड को मकान खाली होगा, लेकिन टेनेंट को तो नुकसान है। तो थर्ड पर्सन को लॉस नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द रेक्टिफिकेशन। ये चीज भी हम सेक्शन 200 में पढ़ेंगे। देखो जो इसकी जो लैंग्वेज यूज की हुई है ना, बहुत डिफिकल्ट भी है। कई कई सेक्शन बहुत डिफिकल्ट वे में लिखे हुए हैं, बट ऑफ कोर्स ये बात है, हमें उसको बहुत सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से पढ़ना है। तो जो आपको मैं समझा रहा हूँ उसको इजीली वे में आप समझते चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कोई डैमेज नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी को, दैट इज अंडर सेक्शन 200 व्हाइल रेक्टिफाइंग इट। और हम कुछ बेसिक चीजों पे वापस आ जाते हैं। वापस क्या है जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एक माइनर एजेंट हो सकता है। ठीक है, ये हमने क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में बात करी है, अभी हम सेक्शंस भी पढ़ लेंगे, फिर हम टर्मिनेशन की भी बात करेंगे। ओके ओके, अब एसेंशियल ऑफ एजेंसी देख लेते हैं। एसेंशियल्स में ही समझ में आ जाएगा एजेंसी क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होंगी। एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी, सबसे पहली बात की गई है कॉम्पिटेंसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेंसी, competence of principal and agent। हमने 182 पढ़ लिया, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड सेक्शन 183। देखो 183 में बात क्या की गई है? पर्सन में एम्प्लॉय एन एजेंट, पर्सन में एम्प्लॉय एजेंट। कौन रख सकता है एजेंट? आप मुझे बताइए कौन रख सकता है एजेंट? क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा है ना। A major person of unsound ऑफ mind. कोर्स सी बात है, मेजर होना चाहिए, और एक और कंडीशन है साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, पर्सन हु में एम्प्लॉय एजेंट। और एजेंट कौन रख सकता है? मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरी उम्र 30+ है, 18+ है। मेजर तो 18+ ही चल जाएगा ना। ठीक है, और मैं साउंड माइंड का भी मैं रख सकता हूँ एजेंट, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो दैट इज सेक्शन 183। सेक्शन 184 क्या कहता है? किसको एजेंट रखा जा सकता? हु मे बी एम्प्लॉयड एन एजेंट, हु मे बी एम्प्लॉयड एज एन एजेंट, एज एन एजेंट। किसको एजेंट रखा जा सकता है? आप बताइए किसको रखा जा सकता है?
Sir, a minor can be an agent. क्वेश्चन यही है, मुझे आप यामिनी के अलावा और लोग बताना, कैन अ माइनर बी एजेंट? कैन अ माइनर बी एजेंट अपार्ट फ्रॉम यामिनी? और कोई बताइए। बेरेक्ट मत देखना, लॉजिक लगाओ। मैं बेरेक्ट देख रहा हूँ क्या? ये सारा लॉजिकल बेस्ड है। कैन अ माइनर बी एजेंट? हाँ जी बताइए। सीमा, हर्षना, नो क्वेश्चन सर। यही आते हैं। कैन अ माइनर बी एजेंट? नो सर, वो थर्ड पर्सन से डील करेगा तो माइनर कैसे डील करेगा? हाँ जी, और कोई बताइए। और बताइए, और कोई है क्लास में? बाकी सब अभी बिजी हैं अपनी काम में। जल्दी से कमान क्विकली। श्रेष्ठा, पूर्णिमा, माइनर क्या एजेंट हो सकता है? और एक अच्छी बात अभी हर्षना ने बताई कि प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, थर्ड पार्टी से डील करने के लिए तो एजेंट को रखा है। तो एजेंट अगर थर्ड पार्टी से डील करेगा तो माइनर कैसे हो सकता है? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर भी हम ढूंढ लेंगे यहाँ पर। बताइए जल्दी से। कैन अ माइनर बी एजेंट? माइनर कैन बी एजेंट, बिल्कुल होगा माइनर। आंसर इज यस, माइनर कैन बी एजेंट, बट माइनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर ये माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बीइंग एन एजेंट, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? Principal. ये रिस्पॉन्सिबल होंगे भाई साहब, ठीक है, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया है। तो माइनर कैन बी एन एजेंट बट he विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पर्सन, एंड देयरफॉर द एजेंट के बिहाफ पे अगर वो माइनर अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक बात अभी शुरू में ही बताई थी कि थर्ड पार्टी चाहे तो एजेंट को सू करे या इसको सू कर सकती है, और माइनर के केस में तो इसको सू कर ही नहीं पाएगी, तो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी इसको सू कर सकती है प्रिंसिपल को। ये बात क्लियर है? अभी मैं आपको बैरेक भी पढ़ा दूं, बैरेक में भी पढ़ लेंगे हम ये सारी चीजें, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो ये हमने बात करी, चलो एक बार देख ही लेते हैं 183 एंड 184। इसका लॉजिक भी यही है, माइनर को हम सू नहीं कर पाएंगे, और ऑफ कोर्स की बात है, इसलिए माइनर कैन बी एन एजेंट बट ऑन हिज बिहाफ द प्रिंसिपल वुड बी लायबल। एक बार देख लेते हैं बैरेक्ट क्या कहता है। ना हु में एम्प्लॉय एजेंट, कौन एजेंट रख सकता है? एनी पर्सन हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, जो मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट। हम कौन से लॉ के सब्जेक्ट में आते हैं? इंडियन मेजोरिटी एक्ट, राइट। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। मैं एम्प्लॉय एजेंट, मैं एजेंट रख सकता हूं, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। हु मे बी एम्प्लॉयड, हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है? ये एजेंट किसको रखा जा सकता है? आज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन। ऑफ कोर्स ही बात है, एजेंसी किस लिए क्रिएट की जाती है? ताकि प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में एक इंसान तो हो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर सके, एंड देयरफॉर प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन के बीच में जिस एजेंट को रखा गया है, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन, एनी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी का जो नहीं होगा, यानी जो माइनर होगा और ऑफ जो साउंड माइंड नहीं होगा, कैन बी एन एजेंट so as to be responsible to his principal according to the provision in that behalf contained therein। यानी माइनर भी एजेंट हो सकता है बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली प्रिंसिपल उठाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज आप समझ लेना, आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। आपने एक बात पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एम आई राइट? बट उसका एक्सेप्शन भी आपने पढ़ा था, सेक्शन 25। कुछ ऐसी चीजें जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है और वो वैलिड होता है, जैसे लव एंड अफेक्शन हो गया, ओके। और उस वक्त भी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि सेक्शन 185 लिख लेना, जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं तब भी वो वैलिड होता है। देयर इज नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी के लिए, एजेंसी क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह का कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है। याद रहेगी ये बात, ये पेपर में आती है आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। देयर इज नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। हाँ जी
सर ये जो लाइन बोली बट नो पर्सन हु इज नॉट अ एज ऑफ मेजोरिटी, इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब ये होता है माइनर एजेंट हो सकता है, but minor will not be responsible to the third person. Ultimately, the principal would be liable. ठीक है? So as to be responsible to his principal according to the provision that we have contained therein. अब ये लैंग्वेज जैसे लिखी है इसको समझोगे, मैं आपको बहुत इजी तरीके में बता दिया है, वो इसकी बात है। तो इसका मतलब माइनर प्लस में साउंड माइंड होना चाहिए, लेकिन वो माइनर भी, राइट? माइनर है, साउंड माइंड ही होगा। साउंड माइंड तो होना ही चाहिए, कोई पागल को एजेंट तो बनाएगा नहीं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की हो जाएगी। माइनर को हम कोर्ट में नहीं ले आ सकते ना, माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स कराएंगे? यस सर, ठीक। और ये कंसिडरेशन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ठीक है, इसमें जरूरत नहीं होती है कंसिडरेशन की एजेंसी क्रिएट करने के लिए। 185 नाउ, अब इसमें जो मैं अभी आपको लिखा रहा था, थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें? सेकंड पॉइंट यही था कि कंसिडरेशन को लेकर था, कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट होनी चाहिए, दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए, बट माइनर कैन बी एन एजेंट। एंड सेकंड हमने बात करी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, नो कंसिडरेशन जस्ट नेसेसरी की जरूरत नहीं होती है। एंड थर्ड पॉइंट होगा इसमें जहां पे इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए वो काम करना चाहता है। ठीक है, कौन? एजेंट। और इंटेंशन कैसे गैदर होगी? इंटेंशन हैज टू बी गैदर फ्रॉम द फैक्ट टू फैक्ट एंड केस टू केस। ठीक है, हर केस पर डिपेंड करता है, उससे पता लगता है कि इन दोनों के बीच में एजेंसी है भी या नहीं थी। तो कोर्ट हैज टू फाइंड आउट, कोर्ट को ये देखना है वेदर द एजेंसी वाज बिटवीन द पार्टीज और नॉट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंसी भी थी या नहीं थी। तो इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, देन अब कैसे होती है एजेंसी वो भी देख लेते हैं, वो हम डायरेक्ट से ही पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब कुछ बेसिक प्रोविजन से पहले वो पढ़ लेते हैं। नाउ एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द अथॉरिटी ऑफ एजेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेस कैसे हो सकती है? बोलकर, लिखकर हो सकती है। इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट। डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कहां दे रखी है? 187 में। अथॉरिटी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज गिवन बाय द वर्ड्स स्पोकन और लिखकर, बोलकर या लिखकर। कल से तुम मेरे एजेंट हो या मैंने उसको कोई लेटर दे दिया, यू विल बी माय एजेंट। Now an authority is said to be implied when it is inferred, अनुमान लगाया जाता है। inferred मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है? Inferred from the circumstances of the case and the court has to find out, कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच में एजेंसी है भी या नहीं है। And the thing is spoken or written, कई बार कुछ चीजें कही गई हैं, लिखी गई हैं, और ordinary course of dealing में भी counted circumstance of the case। अब कई बार कैसे एजेंसी क्रिएट हो सकती है? इम्प्लाइडली हो सकती है। इम्प्लाइडली कैसे? एजेंट ने आपके लिए कुछ किया और आपने उसको बाय कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन दे रही है, ए ओन्स अ शॉप इन सिरमपोरे, सिरमपोर में उसकी एक शॉप है। लिविंग हिमसेल्फ इन गट्टा। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको शॉप का ही एग्जाम्पल दिया था कि मेरी एक शॉप है जो सिरमपोर में है, और लेकिन मैं कैलकाटा में रहता हूँ, दूर रहता हूँ। And visiting the shop occasionally, कभी कभार मैं शॉप पर आता हूँ। The shop is managed by the B. B मतलब मेरा एक एजेंट है, वो मेरी शॉप को देख रहा है। He is in the habit of ordering goods from the C in the name of A. वो मेरे नाम पे C से गुड्स लेता आया है for the purpose of shop and paying of them out of A's fund, और मेरे ही फंड से होने वाले इनकम से पे भी करता है, और ये बात मेरी नॉलेज में भी है। That means I have allowed him to do these things on behalf of me. मैंने अपने बिहाफ पे करने के लिए उसको परमिशन दे रखी है। That show the B has an implied authority from A to order the goods from the C in the name of A for the purpose of the shop. This is called implied authority. Creation of agency कैसे होती है? Express और implied. Extent of authority
कितनी हद तक अथॉरिटी होगी? एजेंट क्या कर सकता है? एजेंट वो सारे लॉफुल काम करेगा जो एक ऑर्डिनरी मैन करता है। अगर उसको एजेंट अपॉइंट किया जाता फॉर द बेनिफिट के लिए करेगा। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू एवरी लॉफुल एक्ट, lawful thing which is necessary in order to do such act, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो करेगा। An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful things necessary for the purpose and usually done in the course of the conducting of business, और जो बिजनेस को करने के लिए जो अक्सर चीजें जरूरत होंगी वो एजेंट करेगा, लॉफुल करेगा, लेकिन लॉफुली एक्ट करेगा। यानी सेक्शन 188 सिर्फ लॉफुल थिंग्स की बात करता है कि एजेंट जिसको बनाया गया है वो लॉफुल एक्ट करेगा एज अ ऑर्डिनरी मैन जो करता है। नाउ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रेसाइडिंग इन लंदन। बी लंदन में रहता है, एजेंट रखता है ए टू रिकवर एट बॉम्बे में अपने जो ड्यूज हैं, जो कर्जा है उसको वसूलने के लिए एजेंट को रखता है। ए में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द डेट्स। अब मैंने अपना एजेंट जब अपॉइंट किया है बॉम्बे में, बी को मैंने अपना एजेंट अपॉइंट किया क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं बार बार तो आऊंगा नहीं, मेरे कुछ वसूली करवानी है, कुछ मेरा पैसा आना है, वो मेरा एजेंट रिकवर करके मेरे को देगा। बट उस चीज के लिए, रिकवरी के लिए एजेंट को एक लीगल केस फाइल करना पड़ता है। तो लीगल केस क्या है? एक लॉफुल एक्ट है। लीगल प्रोसेस क्या है? एक लॉफुल एक्ट है। अगर मेरा एजेंट वो काम करता है तो ही इज ऑथराइज्ड टू डू इट। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं। ए कॉन्स्टिट्यूट बी इज एजेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द शिप बिल्डिंग। बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मेटल एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ द कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो मेरा एजेंट जो है काम करने के लिए, मैंने जो उसको ऑथराइज किया काम करने के लिए, टिम्बर खरीदता है या मेटेरियल खरीदता है, दैट इज अ लॉफुल एक्ट। एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, मैंने आपको ऑलरेडी इस बारे में बताया था एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है इमरजेंसी जब आ जाती है, सेक्शन 189। या नेसेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया एक ट्रक था बॉर्डर पे खड़ा, उसमें टमाटर थे तो अल्टीमेटली उसको बेचने पड़े, टमाटर सड़ ही जाते। तो एजेंट की क्या अथॉरिटी है? एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस, अपने प्रिंसिपल को हानि होने से रोकने के लिए जो भी एक्ट वो कर सकता है वो करे। आज वुड बी डन बाय द पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑर्डिनरी प्रूडेंस के एक अक्सर एवरेज माइंड का आदमी भी वो क्या करता है उस सिचुएशन में। इन हिज ऑन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस एन एजेंट फॉर सेल मे हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट इज नेसेसरी, अगर गुड्स को रिपेयर करने की जरूरत तो करवाएगा ही। A consigned provision to be at the Calcutta with the direction to send that immediately to sea at Cuttack. B may sell the provisions at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. अब आप कहोगे सर ये लैंग्वेज तो देखो कितनी डिफिकल्ट है, इतना सिंपल एग्जांपल। इसमें यही लिखा है इलस्ट्रेशन में, वो जो गुड्स जाने थे वो कटक तक जाने थे, लेकिन कटक तक जाएंगे तो चीजें सड़ी ही जाएंगी, तो उसको कलकत्ता में बेचा जा सकता है। ठीक है, कलकत्ता में बेचा जा सकता है। अब लिखने का तरीका होता है, हर किसी की अपनी राइटिंग स्किल्स है, यू कैन राइट इन अ वेरी सिंपल मैनर। ओके, तो ये एक बेसिक बात थी कि एजेंसी कैसे क्रिएट होगी और अथॉरिटी ऑफ एजेंट को क्या क्या अथॉरिटी दी है। क्या क्या अथॉरिटी दी है एजेंट को? हाँ जी, एजेंट की क्या क्या अथॉरिटी है? To do every lawful thing which is necessary. लॉफुल एक्ट करे और इमरजेंसी में भी वो चीजें जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन करता है वो कर सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड नेसेसरी। ये सेक्शन याद रख लेना 189। एक तो 189 इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, एंड ये तो चलो बेसिक सी बात है 188। इसमें आप 185 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 184 इज इंपॉर्टेंट, और आपसे सीधा डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है 182 में इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है एजेंट और प्रिंसिपल। तो 82, 84, 85 एंड 89 ये ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब बात आती है सब एजेंट की। देखो, सब एजेंट को पढ़ने से पहले मैं एजेंट के बारे में आपको बता देता हूं। हु कैन बी एजेंट, एजेंट कौन है और कितने टाइप्स के एजेंट हो सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं।
उससे पहले एक बेसिक बात हम समझ लेते हैं, एक बेसिक मैक्सिम है वो समझते हैं पहले। आपने एक मैक्सिम देखा होगा, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। क्या मतलब होता है इसका? A delegate can't delegate further. डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। डेलीगेटी, चलिए ठीक है, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। डेलीगेटेड पावर मैंने आपको काम करने के लिए दिया है ना, मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया, आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, ये क्या बात है? तो एक जनरल रूल क्या कहता है, यानी हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा ये डेलीगेशन बाय एजेंट, सॉरी नॉट ऑफ, डेलीगेशन बाय एजेंट। एजेंट के द्वारा डेलीगेट काम करना, अपने काम को किसी और को सौंपना, क्या एजेंट कर सकता है? जनरल रूल क्या होता है भैया, मैंने एजेंट अपॉइंट किस लिए करा है? एजेंट इसलिए तो अपॉइंट किया, आप काम करोगे। आप अपने नीचे भी एक एजेंट और रख रहे हैं, सब एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं, आप अपने नीचे एक और एजेंट रख रहे हैं, क्या ये वैलिड है? हाँ जी, क्या ये पॉसिबल है? एजेंट ने अपने नीचे एक और एजेंट रख लिया? नो Sir, सर। in certain circumstances, yes, you can. कई बार रखना पड़ता है क्योंकि कस्टम भी अलाउ करता है उस चीज को, और कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं भैया एजेंट को भी एजेंट रखना पड़ा एक और। भाई मेरा एक एजेंट है, अब मेरे एजेंट को सारी चीजें तो नहीं आती होगी, मैं कई और चीजों में भी ट्रेड करता हूँ, तो कई बार ट्रेड के इंस्पेक्शन के लिए, गुड्स की क्वालिटी जानने के लिए सब एजेंट भी रखना पड़ता है। तो एजेंट ने सब एजेंट रख लिया। अब हमें यहाँ एक चीज देखनी पड़ती है, जनरल रूल ये कहता है कि एजेंट को ही रखा गया है, तो एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। जनरल रूल क्या कहता है कि एजेंट जो है वो कैन नॉट डेलीगेट, अपनी अथॉरिटी को किसी और को नहीं दे सकता, और वो भी कब? विदाउट द कंसेंट तो दे ही नहीं सकता, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं कर सकता। और यही मैक्सिम जो बेस्ड डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट बट इट कुड बी पॉसिबल। बट उसके बाद भी सेक्शन 190 जो है वो अलाउ करता है कि भाई ठीक है, एजेंट जो है वो सब एजेंट को रख सकता है, सब एजेंट अगर जरूरत पड़ती है तो। 190 कहता है that the agent cannot lawfully employ another to perform act which he has expressly impliedly undertaken to perform personally। पर्सनली तो भैया वो कौन काम करेगा? एजेंट ही करेगा। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है काम करने के लिए, जनरल रूल ये कहता है, बट उसी में लिखा अनलेस बाय ऑर्डिनरी कस्टम। अगर कस्टम अलाउ करता है, कस्टम ऑफ ट्रेड अलाउ करता है, सब एजेंट में, और फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी, किस तरीके की एजेंसी है, नेचर ऑफ एजेंसी अगर इस तरीके की है कि भैया सब एजेंट तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, और सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड, तो सब एजेंट रखा जाना चाहिए, सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। अब सब एजेंट को समझने से पहले हम पहले एजेंट को भी समझ लेते हैं, एजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट्स। सबसे पहले एक एजेंट होता है जर्नल एजेंट, लेकिन इस एक्ट में इस बारे में बात नहीं की गई। जनरल एजेंट होता है जो हमारे सारे काम करेगा, ठीक है, सारे काम करता है, he will do all the works। सेकेंड एजेंट कौन होगा? एजेंट कैन बी ए स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट वो होगा जो हमारे लिमिटेड या स्पेसिफिक काम करेगा, स्पेसिफिक ओनली। स्पेसिफिक ओनली का मतलब क्या हो सकता है भाई? जैसे मैंने अपना कोई प्लॉट है, मैं अपने प्लॉट को बेचने के लिए मैंने एक एजेंट अपॉइंट करा है, ये प्लॉट बिक जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, एजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक प्लॉट ओनली, स्पेसिफिक पर्पस ओनली। थर्ड क्या हो सकता है? मर्केंटाइल एजेंट होता है, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट का क्या काम होता है?
भाई गुड्स को खरीदना, बेचना, ठीक है, परचेज करना, फिर उसको बेच देना और उससे होने वाले प्रॉफिट को देना मालिक को, तो ये मर्केंटाइल होता है, ट्रेड के लिए काम में आता है, ठीक है, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। और क्या हो सकता है, मैंने आपको एक बताया था डेल क्रेडर, डेल क्रेडर एजेंट, ये हमारे एक्ट में कहीं यूज नहीं हुए ये सारी चीजें। डेल क्रेडर एजेंट वो होता है जो एजेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ वो गारंटी भी देता है सारी चीजों की, गारंटी प्लस एजेंट। भाई कहता है कि भाई मैं सारी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, उस चीज की भी गारंटी देता है, और एजेंट भी है, डेल क्रेडर होता है ये, ठीक है। डेल क्रेडर कमीशन भी होती है इसमें, जुड़ी होती है इसके साथ। फिर एक होता है प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंडेड एजेंट, जो होता नहीं है एजेंट, वो एजेंट होता नहीं है लेकिन अपने आप को शो करता है। प्रिटेंडेड मतलब अपने आप को शो कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि मैं एजेंट हूँ। सपोज करो मैंने अपने घर के बाहर 4-5 स्कूटर्स खड़े कर दिए, एक्टिवा खड़ी कर दी, और मैंने ऐसा एक बोर्ड भी लगा दिया जैसे संतोषी करके कोई, मैंने शॉप खोल ली और वहां पे 4-5 नए एक्टिवा खरीद के लगा दिए, रख दिए। और इसका मतलब क्या है, कुछ लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं भाई क्या आप एक्टिवा के डीलर हो, क्या होंडा कंपनी के आप डीलर हो? मैं कहता हूँ हाँ मैं डीलर हूँ, मैं एजेंट हूँ इनका। तो मैंने एक झूठ बोल दिया और मैंने अपने आप को प्रिटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा के सारे स्कूटर्स रखे हुए थे, एक्टिवा रखे हुए थे, तो आई प्रिटेंडेड, जबकि मैं था नहीं। और क्या हो सकता है, एक होता है सब एजेंट। सब एजेंट अभी हम पढ़ ही रहे हैं सेक्शन 190 में एक्सेप्शन के फॉर्म में, कि एजेंट ने अपने नीचे एक एजेंट रख लिया, एजेंट ने अपने नीचे एक और एजेंट रख लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एजेंट ने अपने नीचे एजेंट रख लिया तो प्रिंसिपल के लिए लायबल होगा या नहीं होगा, वो चीजें सारी देखनी पड़ेगी अभी। 7 क्या हो सकता है, एजेंट ने एजेंट रख लिया। और एक होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है, ये इक्विवेलेंट टू एजेंट ही होता है, ये इक्विवेलेंट टू एजेंट होता है, यानी प्रिंसिपल की परमिशन के साथ एजेंट के साथ एक और एजेंट अपॉइंट हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है, ये बराबर ही होता है एजेंट के। इसके एक्ट के लिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल ही होगा, ठीक है, प्रिंसिपल लायबल ही होगा। बट सब एजेंट के एक्ट के लिए क्वेश्चन ये क्या प्रिंसिपल लायबल होगा या प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये हमें देखना है सब एजेंट से संबंधित। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 190 ऑनवर्ड्स, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं बेरेट से संबंधित, 191 में है, सब एजेंट के बारे में बात की गई है। लेट्स सी व्हाट इज टॉक अबाउट। देखो सब एजेंट 190 क्या कहता है, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, ये जनरल रूल है, एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट which he has expressly or impliedly taken to perform personally। मैंने जो पर्सनली काम करने के लिए एजेंट अपॉइंट हुआ हूं मैं किसी और को वो काम नहीं सौंप सकता। लेकिन unless the ordinary custom of the trade, a sub agent may, or from the nature of agency, a sub agent must be employed। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे सब एजेंट रखना पड़ा, तो आई कैन डू दैट। अदरवाइज अगर जो पर्सनल नेचर के होते हैं तब जरूरत नहीं होती है, तब नहीं कर सकते हम। डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। नाउ सब एजेंट कौन होता है, सब एजेंट द पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सब एजेंट किसके कंट्रोल में होता है, ये पेपर में आपके एमसीक्यू में बार बार रिपीट होते हैं और कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। सब एजेंट हमेशा जो कंट्रोल में होगा वो एजेंट के कंट्रोल में होगा, ठीक है, ये बेसिक रूल है। आगे लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, अगर सब एजेंट जानबूझकर कोई फ्रॉड करता है या विलफुल रॉन्ग करता है, देन उस केस में सब एजेंट के एक्ट पे प्रिंसिपल लायबल होगा। अभी हम पढ़ेंगे सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। नाउ 192 रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। अब देखो इसमें दो चीजें हैं,
इसको पहले हम बेरेक पढ़ने से पहले ना मैं आपको इसका एक चार्ट बना के समझाता हूं दोनों में क्या डिफरेंस होगा, प्रॉपरली अपॉइंटेड और नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। हमने एक बात पढ़ी, सब एजेंट कौन होता है? सब एजेंट होता है एजेंट का एजेंट। अब इस एजेंट को यानी सब एजेंट को अपॉइंट कैसे किया जाए? इसके दो तरीके हैं। सब एजेंट दो तरीके से अपॉइंट होता है। दो तरीके क्या है? एक तो विद द परमिशन होगा, विद द परमिशन। परमिशन ऑफ होम? Principal. यस, प्रिंसिपल की परमिशन के साथ होगा। एक होगा विदाउट, विदाउट परमिशन। अगर विद परमिशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपरली अपॉइंटेड। प्रॉपरली अपॉइंटेड हुआ है परमिशन के साथ। अब जब प्रॉपरली अपॉइंटेड हुआ है तो सबसे पहले एक तो प्रिंसिपल साहब हो गए, फिर उसके नीचे हो गया एजेंट, और एजेंट ने अपने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसको बीच में कौन है? एजेंट। एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया। अब सब एजेंट जो है पहले हम देख लेते हैं। हाँ, सब एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल किसको होगा? अपने काम के लिए किसके सामने वो रिस्पॉन्सिबल होगा? उत्तरदायी किसके लिए सामने होगा? Agent. ये होगा एजेंट के सामने। क्या ये प्रिंसिपल को होगा? No. ये ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ करते हैं आप लोग सब, ठीक है? यहीं पे क्लियर होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। प्रॉपरली अपॉइंटेड के केस में सब एजेंट जो है इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट। एजेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट ओनली। लेकिन ये जो एजेंट है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। एजेंट अपने प्रिंसिपल पर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? Yes. Agent is responsible for himself or for what? Or for sub agent. बात समझ में आई? एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल अपने काम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही क्योंकि उसे प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है, लेकिन सब एजेंट को किसने अपॉइंट किया है? एजेंट ने। इसलिए सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एजेंट की ही है। यानी ये जो एजेंट है, एजेंट जो है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने लिए भी, सब एजेंट के लिए भी। बट सब एजेंट इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है? और अगर हम बात करें जहां पे विदाउट वाली बात है, विदाउट परमिशन अपॉइंटमेंट हुई है, ऑफ कोर्स ये बात है, प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट, तीन लोग हैं। जो एजेंट है ऑफ कोर्स ये बात है, ये तो अपॉइंट प्रिंसिपल ही करता है, इसको तो अपॉइंट किया। हम बात कर रहे हैं विदाउट परमिशन, इसने इसको अपॉइंट कर दिया है। तो एजेंट अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, वट एवर ही विल डू, रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट करा है तो क्या तब भी रिस्पॉन्सिबल होगा? डेफिनेटली उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और सब एजेंट जो थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, तो क्या उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ जी। तो एजेंट, यहां पर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी एज वेल। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी एज वेल, एंड ऑफ कोर्स ये बात है प्रिंसिपल के साथ तो ये है ही लैब। सब एजेंट ने अगर थर्ड पार्टी से डील किया है तो ऑफ कोर्स उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर विदाउट परमिशन है, क्योंकि इसकी तो परमिशन ही नहीं ली गई ना। जब इसकी परमिशन नहीं ली गई तो इसके लिए, इसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल क्यों लायबल होगा? ये बात समझ में आई? बट इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट इन द सब एजेंट लायबल होगा किस सिचुएशन में? जब वो जानबूझकर, देखो, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू एजेंट, ये वाली सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू एजेंट, बट इन केस ऑफ, एक्सेप्शन में लिख रहा हूं, इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर सब एजेंट ने फ्रॉड किया है
या विलफुल रॉन्ग किया है, जानबूझकर कुछ गड़बड़ करी है, देन सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एज वेल। ये बात क्लियर है? अब आप बेरक पढ़ना, अब समझ में आएगा आपको। सर इन बोथ द केसेस मतलब विद और विदाउट दोनों में ही, इन दोनों इस एक्सेप्शन में दोनों के लिए रिस्पांस, दोनों ये केसेस में एक्सेप्शन response- जो लिखे मैंने इस वाले के लिखे, मैंने एरो जहाँ बनाया ना इस वाले सिचुएशन में विद। अब एक बार देख लेते हैं, जब उसकी अथॉरिटी विदाउट है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। अब एक बार पढ़ लेते हैं पहले। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय द सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, यहाँ क्या लिखा है वर्ड प्रॉपरली अपॉइंटेड, अभी मैंने आपको बताया था प्रॉपरली अपॉइंटेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट, अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंटेड है, यानी प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब क्या, विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल। Where a sub agent is properly appointed, the principal is so far as regard third person. अगर सब एजेंट थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो represented by the sub agent and is bound by and responsible for his act as if he were an agent originally appointed by the principal. मानो कि उस प्रॉपरली अपॉइंटेड के सिचुएशन में बाउंड होगा प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट व्हेन द सब एजेंट डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। ये बात समझ में आई? चार्ट से मैं बताता हूं आपको जो हमने बनाया था। देखो, ये जो सब एजेंट है क्यों अपॉइंट हुआ है, व्हाई ही हैज बीन अपॉइंटेड टू डील विद द थर्ड पर्सन। एम आई राइट? इसलिए तो अपॉइंट किया है इसको। भाई कुछ काम एजेंट खुद नहीं कर पा रहा, उसलिए सब एजेंट अपॉइंट कर रहा है। और सब एजेंट किस लिए अपॉइंट कर रहा है? थर्ड पर्सन। अल्टीमेटली एजेंट हो या सब एजेंट हो, किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल के लिए। जब मेरी मर्जी ले ही ली है तो सब एजेंट अगर कुछ काम करता है थर्ड पर्सन से, जो भी काम करेगा तो कहीं ना कहीं इसके काम को बाउंड ये भी तो है, प्रिंसिपल भी तो बाउंड है। ठीक है, प्रिंसिपल बाउंड है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? सिर्फ एक अपनी बात बताएगा, लेकिन एक इसको बताएगा, प्रिंसिपल को बताएगा। दोनों की बात है, चाहे वो एजेंट हो या सब एजेंट हो। और थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी से ये जो डील कर रहा है, क्या नाम है, सब एजेंट और थर्ड पार्टी, सब एजेंट ने डील किया थर्ड पार्टी से, फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट द प्रिंसिपल इज बाउंड। ठीक है, फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट प्रिंसिपल इज बाउंड। बेरक को पढ़ते हैं अब दोबारा से क्या कहता है। देखो, where a sub agent is properly appointed, the principal is so far as the regards third person represented by sub agent and is bound by and responsible for his act as if were an agent originally appointed by the principal. मानो के सब एजेंट को प्रिंसिपल नहीं अपॉइंट किया हो। ये क्लियर है? हाँ जी, ये बात समझ में आई? Yes. आगे पढ़ते हैं। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर सब एजेंट? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सब एजेंट के काम के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट। देखो, दो वर्ड यूज हुए, एक तो बाउंड है और एक रिस्पॉन्सिबल है। सब एजेंट के लिए सामने रिस्पॉन्सिबल होगा, और थर्ड पार्टी से अगर सब एजेंट डील कर रहा है तो थर्ड पार्टी के लिए बाउंड हो जाता है प्रिंसिपल। नाउ सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। ठीक है, यानी सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ उसकी अकाउंटेबिलिटी एजेंट तक ही है, प्रिंसिपल तक नहीं है। बट अगर वो फ्रॉड करता है, विलफुल रॉन्ग करता है, इसको 100% ध्यान में रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपका एमसीक्यू में आएगा। ये फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग के सिचुएशन में सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल एज वेल। ठीक है, नाउ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं विदाउट अथॉरिटी के अपॉइंट किया गया है।
एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी. Where an agent without having authority to do so has appointed a person. Agent ने appoint कर दिया without authority. Has appointed a person to act as a sub-agent. The agent stands towards such person in relation of a principal to an agent and is responsible. अब यहाँ पे कौन responsible होगा? Is responsible for his act both to the principal and to the third person. Agent responsible होगा, ठीक है. अब यहाँ पर क्योंकि विदाउट अथॉरिटी है तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल किसको? प्रिंसिपल को भी और थर्ड पार्टी को भी. प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय और रिप्रेजेंटेशन फॉर द एक्ट ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. लेकिन हाँ, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा ही है. यानी अगर एजेंट ने बिगर मर्जी के अपॉइंट कर दिया है सब एजेंट को तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी किसको? प्रिंसिपल को भी. एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल थर्ड पर्सन को भी. और सब एजेंट जो है कैन नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल क्योंकि उसकी तो अथॉरिटी ही नहीं थी. ठीक है. अब यहाँ पर 194 कहता है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड द पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. अब ये हमें कहाँ तक पढ़ने हैं इसको हमने, ठीक है, 193 तक हमने कवर कर लिया. 195 तक पढ़ लेते हैं, सब एजेंट से संबंधित है. रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड द पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन. अब एक बात बताइए, मैं अगर आज मेरा कोई एजेंट है, मैं आपसे पूछता हूँ भैया वो बताइए मेरे को कुछ और काम करवाना है, आप मेरे को एक एजेंट अपॉइंट करिए, उसका नाम बताइए. तो एजेंट ने नाम बताया है कि भाई इसको अपॉइंट कर दीजिए. तो जब एजेंट ने नाम बताया है तो और उसको जब अपॉइंट किया जाता है तो ऐसा माना जाता है वो भी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल होगा. तो एक बार पढ़ लेते हैं. वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, के प्रिंसिपल के लिए कोई काम करे और एजेंट से कहा गया भाई उसका नाम, किसी इंसान का नाम बताइए जो ये काम कर सकता है इन दी बिजनेस ऑफ एजेंसी. और उसके बाद एजेंट नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली और एजेंट बताता है सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट. ये ध्यान रखना, सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट नहीं होता है बट एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम. ये बात समझ में आई 94 की? Yes, sir. 94 में अगर मुझसे पूछा गया, मुझसे प्रिंसिपल ने कहा भैया मैं उसका एजेंट हूँ, उसने मुझसे कहा भाई नाम बताइए किसी का, भाई मेरे को ये काम करवाना है, यानी मैं अपने एक और एजेंट अपॉइंट करना चाहता हूँ. उसने सिर्फ नाम बताया है, तो नाम बताया लेकिन अपॉइंटमेंट तो उसने करी ना अल्टीमेटली प्रिंसिपल ने, तो वो उसका सब एजेंट नहीं होता. सब एजेंट और एजेंट में ये डिफरेंस आता है, सब एजेंट जो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है वो एजेंट के में होता है. और इस सिचुएशन में 194 में डायरेक्ट अपॉइंट हो रहा है तो इसलिए जो एजेंट अपॉइंट हुआ है वो सब एजेंट नहीं होगा अगर कोई नाम बता रहा है तो एजेंट. ठीक है. लेकिन इसका नाम बताते वक्त भी कोई ड्यूटी होगी, भाई एक सही आदमी का तो नाम बताएगा ना वो. एजेंट ड्यूटी इज नेमिंग सच पर्सन इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल. एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. भाई ऑफ कोर्स ही बात है, अपने प्रिंसिपल के लिए अगर वो काम कर रहा है एजेंट, तो एजेंट जिसका नाम बताएगा वो भी एक सही इंसान होना चाहिए. would exercise his own case and if it does this he is not responsible to the principal for the act of negligence of the agent so selected. अगर एजेंट ने नाम बताया है, सही नाम बताया है, अपनी सोच समझ से सही नाम बताया और उसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट कर दिया है, लेकिन एजेंट ने which is appointed by the name by the एजेंट ने एजेंट का नाम बताया और प्रिंसिपल ने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद अगर कुछ लापरवाही वो एजेंट नया एजेंट करता भी है तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक है. अब आप ये पढ़ सकते हैं, इलस्ट्रेशन में कुछ है नहीं. देखो उसने पूछा कि भाई ये नाव जो है सी वर्दी है, उसने कहा सी वर्दी है और नाव सी वर्दी नहीं निकलती है, लेकिन एजेंट ने अपना पूरा काम कर दिया था, लेकिन ये लापरवाही किसकी थी? उस नए अपॉइंटेड एजेंट की थी. तो उसके लिए एजेंट जो पुराना वाला एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अब हम पढ़ लेते हैं रेक्टिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं.
रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी के एक्ट को बाद में अप्रूवल दे देना, ठीक है, एक्ट को अप्रूवल दे देना। तो रेक्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए? रेक्टिफिकेशन वैलिड होना चाहिए, और कई बार इर्रेवोकेबल रेक्टिफिकेशन हो जाता है। रेक्टिफिकेशन पढ़ लेते हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट इट। और रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बताया वैलिड रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये देख लेते हैं सेक्शन 196 से 200, 196 से लेकर 200। देखो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज में अप्रूवल दे देना। मैंने आपको बताया मेरे एजेंट कुछ काम कर चुका था विदाउट माय कंसेंट, मेरी कंसेंट के बिगर उसने कुछ काम कर दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको कहा ठीक है चल रेक्टिफाई कर देता हूँ। रेक्टिफिकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे एजेंसी क्रिएट होती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वैसे रेक्टिफिकेशन भी होता है, रिवोकेशन भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। तो राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, right of a person to act done for him without his authority। effect of rectification के क्या effects होंगे? where acts are done by one person on behalf of another, यानी एजेंट ने कुछ काम करा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, लेकिन उसकी अथॉरिटी और नॉलेज नहीं थी। ही में इलेक्ट टू रेक्टिफाई। अब उसमें दो चीजें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है प्रिंसिपल? या तो रेक्टिफाई कर दे या मना कर दे, डिसऑन हिज एक्ट, या तो मना कर दे उस काम को कि मैं रेक्टिफाई नहीं करता, आप ही भुगतिए। एजेंट को बोल देता मैं तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा आपने जो किया है, या उसको रेक्टिफाई कर सकता है यानी अप्रूवल दे सकता है। अगर वो रेक्टिफाई करता है, द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। अगर वो रेक्टिफाई करता है तो माना जाएगा कि भाई हाँ ये जो उसने काम किया है ये प्रिंसिपल की अथॉरिटी से किया है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन समझ में आ गया? हाँ जी। और रेक्टिफिकेशन रिलेट बैक होता है, रिलेट बैक, रिलेशन बैक थ्योरी, यानी पिछली डेट से रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। जैसी उसने मैंने आपको बताया था 1 जनवरी को कुछ काम किया, मेरे पास आगे 5 जनवरी को बताता है या पता चलता है। अगर मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया तो जो वो काम 1 जनवरी को किया था मैंने उस काम का भी अप्रूवल दे दिया, ये माना जाएगा कि जब उसने वो काम किया था तब भी उसके पास मेरा अप्रूवल था। दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। Now ratification may be express or implied, express हो सकता है और may be implied in the conduct of the person whose behalf the act are done. A without authority buys goods for B, बिना किसी अथॉरिटी के गुड्स खरीद लेता है। आफ्टरवर्ड B sell them to C, उसके बाद वो C को बेच देता है on his own account। आफ्टरवर्ड B कौन है यहाँ पर? B यहाँ पर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उन्हीं गुड्स को C को बेच देता है। अब एक बार बताओ, ए मेरा जो एजेंट था उसने गुड्स खरीद लिए और प्रिंसिपल ने वो ही गुड्स सी को बेच दिए, माना के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या उस एक्ट को रेक्टिफाई कर दिया नहीं कर दिया? कैसा रेक्टिफिकेशन है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है? जल्दी बताइए, कम ऑन। इट इज अ इम्प्लाइड, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा, एजेंट ने गुड्स खरीद लिए मेरी परमिशन के बिना और आके गोदाम में रख दिए। बाद में बताता है कि मैंने ऐसे गुड्स खरीद लिए और मैंने बीइंग अ मालिक, बीइंग अ प्रिंसिपल, मैंने क्या करे, इन गुड्स को सी को बेच दिया। अब जब मैंने सी को बेच दिया इसका मतलब क्या है? मैंने एक एक काम को जो उसने मेरी परमिशन के बिना गुड्स खरीद थे मैंने उसको कहीं ना कहीं अप्रूवल दे दी है, जैसे मैंने उनको सी को थर्ड पर्सन को बेच दी। बी's conduct, B मतलब प्रिंसिपल कंडक्ट implies a ratification of the purchase made by him, ठीक है। A without B's authority lend B's money to C, after B accept the interest on the money। भाई A ने यानी एजेंट ने B की मर्जी, प्रिंसिपल के बिगर मर्जी के कुछ पैसा C को उधार दिया है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या करता है, जब इंटरेस्ट आ जाता है इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई इंसान इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब उसने रेक्टिफाई भी कर दिया ए के उस एक्ट को जब उसने बी को उधार सी को उधार दिया था। रेक्टिफिकेशन हो गया। नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, ये सारी बातें मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। नॉलेज होनी चाहिए,
नॉलेज जरूरी है वैलिड रैटिफिकेशन में, इनकम्प्लीट नॉलेज इज नॉट, ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज मस्ट बी कंप्लीट। एंड देयरफॉर मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज 10 बेल्स ऑफ कॉटन वो लेके आता है, बेल खराब, बेल्स उसमें कुछ खराब है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको रेक्टिफाई कर देगा। तो नॉलेज होगी देन ओनली ही कैन रेक्टिफाई, अदरवाइज कैन नॉट। नो वैलिड रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड बाय द पर्सन whose knowledge of the fact of the case is material defective। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है क्यों किस चीज का रेक्टिफिकेशन कर रहा है। Effect of rectifying unauthorized act forming part of the transaction। Effect of rectifying unauthorized act forming part of the transaction, a person rectifying any unauthorized act done on his behalf rectify the whole of the transaction। मैंने आपको बताया था कि पूरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए रेक्टिफाई, ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट कर दे। A person rectifying any unauthorized act done on his behalf rectifies the whole of the transaction of which such act formed a part। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही रेक्टिफाई होगा, ऐसा नहीं होगा उसका पार्ट। जैसे 10 बेल्स ऑफ कॉटन में से मैंने आपको कहा कि भाई 2 ही मैं रखना चाहता हूं, बाकी का मैं तेरे बाद काम को रेक्टिफाई नहीं करता, तो ऐसा नहीं हो सकता। ही हैज टू डू अ कंप्लीट रेक्टिफिकेशन। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पार्टी। ये मैं आपको बता रहा था, लैंडलॉर्ड वाला जो मैंने आपको एक केस बताया था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट और थर्ड पार्टी ने नोटिस भेज दिया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? जो किराएदार है। An act done by one person on behalf of another, यानी एजेंट के लिए प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने कुछ काम किया विदाउट अदर पर्सन अथॉरिटी, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damage or of it terminating an interest or right or interest of third person, cannot by ratification be made to have effect। दैट मीन्स अगर कोई थर्ड पर्सन, मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि थर्ड पर्सन ने किसी नोटिस भेज दिया टेनेंट को, निकालना तो मैं भी चाहता था, उसके लिए मैंने एजेंट भी रखा था, बट एजेंट के अलावा किसी और ने नोटिस भेज दिया टेनेंट को। अब टेनेंट को जो नोटिस भेजा है किसी थर्ड पर्सन ने, क्या मैं उस थर्ड पर्सन के एक्ट को, थर्ड पर्सन के नोटिस को भेजने को, जिसको मैं भी नहीं जानता, कैन आई रेक्टिफाई इट? आई कैन नॉट रेक्टिफाई बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट ऑथराइज्ड बाय मी। मेरी तरफ से कौन ऑथराइज था? एजेंट था। अगर वो मेरा जो एजेंट है, मैं उसी के एक्ट को तो रेक्टिफाई कर सकता हूं ना, या दुनिया भर में किसी के भी एक्ट को रेक्टिफाई कर दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैन आई रेक्टिफाई द एक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज नॉट माय ऑथराइज्ड एजेंट? हाँ जी बताइए। मैं जो एक्ट अपने रेक्टिफाई करूंगा तो मैं अपने एजेंट के ही तो एक्ट को रेक्टिफाई करूंगा, या किसी भी थर्ड पर्सन के एक्ट को रेक्टिफाई कर दूंगा, और मेरे रेक्टिफिकेशन से थर्ड पर्सन को इंजरी पहुंच रही हो, मेरे जैसे टेनेंट को इंजरी पहुंच रही हो, तो आई कैन नॉट डू रेक्टिफिकेशन ऑफ दैट एक्ट। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे अगर बी इलस्ट्रेशन है, ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी, ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी, टर्मिनेबल ऑन 3 मंथ, 3 महीने के नोटिस पे वो खत्म होने वाली है। सी एन अनऑथराइज पर्सन, सी एक कोई भी इंसान है, अनऑथराइज पर्सन, मेरे एजेंट भी नहीं है, नोटिस दे देता है ए को, भैया टर्मिनेट करो एजेंसी लीज को। द नोटिस, ये जो नोटिस है, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल एज टू बी बाइंडिंग ऑन ए, तो वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? 200 वाला समझ में आ गया पॉइंट? अगर आ गया तो देन वी प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। बताइए जल्दी से, कम ऑन। अब हम पढ़ लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को हम पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में जो सेक्शन है 201 से 210 तक है। नाउ टर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है, वो बैरेक्ट में 201 सेक्शन है,
इसमें टर्मिनेशन और यू कैन कॉल इट रिवोकेशन, रिवोक भी बोल सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी कैसे हो सकती है। तो सेक्शन 201 में ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखी दी हैं। तो टर्मिनेट की जा सकती है एजेंसी बाय द फॉलोइंग वेज। द फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल रिवोक्स एजेंट्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल ही खत्म कर दे, प्रिंसिपल रिवोक कर देता है, जिसने एजेंट अपॉइंट करा वो ही रिवोक कर देता है एजेंट को, एजेंसी को, एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। सेकेंड क्या तरीका है जो सेक्शन 201 में ही लिखा है, एजेंट रेनाउंस, एजेंट ने अपना काम छोड़ दिया है, रेनाउंस द बिजनेस, बिजनेस ही छोड़ दिया, जिस काम के लिए उसने प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था उसने उसी को ही रिनाउंस यानी त्याग दिया यानी छोड़ दिया है। जिस चीज के लिए हमने बिजनेस किया था, जिस बिजनेस के लिए हमने एजेंसी क्रिएट की थी, एजेंसी, बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज बीन कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एजेंसी क्रिएट करी थी मकान बेचने के लिए, मकान बिक गया, एजेंसी खत्म। अब आता है या तो प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या एजेंट की डेथ हो जाए, दोनों में से कोई भी मर जाता है, एजेंसी खत्म हो जाती है, या दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड हो जाए, अनसाउंड माइंड, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट आता है वैसे एहसान सा। When, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, when the principal adjudicated and insolvent, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए। जब प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो भैया वो कैसे सब चीजों को पे करेगा, थर्ड पार्टी आ जाती है उसके पास कि तुम्हारे एजेंट ने तो मुझे ऐसा सामान बेचा है, पेमेंट के लिए तो प्रिंसिपल के पास आते हैं ना कई बार लोग। तो प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। एजेंट के इंसॉल्वेंट क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, एजेंट इंसॉल्वेंट क्यों नहीं लिखा है? एजेंट इंसॉल्वेंट हो भी जाएगा तो प्रिंसिपल तो बैठा है ना, तो इसलिए एजेंट हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बट प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेंगे सारे पॉइंट्स। एक सेक्शन है 202, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार क्या होता है, एजेंसी ऐसी होती है जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ये तो रिवोकेबल है ना, दैट इज अ रिवोकेबल एजेंसी। समटाइम देयर इज अ इररेवोकेबल एजेंसी, ऐसा है, कहीं पढ़ा है आपने इररेवोकेबल एजेंसी क्या होती है? हाँ जी यामिनी बताइए। इज देयर एनी इररेवोकेबल एजेंसी जिसको रिवोक ना किया जा सकता है? ऐसी कोई एजेंसी है, ये पॉसिबल है? जल्दी बताइए, कम ऑन क्विकली। जनरली तो इट इज रिवोकेबल। लेकिन आप लोगों ने बेरेक्ट पढ़ा है, कहीं आपको इररेवोकेबल एजेंसी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नजर आया? सर ये सेक्शन 202, अगर क्या है वो? if agent has interest in the agency then it can't be revoked. ओके, तो 202 कहता है जहां पे एजेंट का इंटरेस्ट है, एजेंट का इंटरेस्ट किस चीज में छुपा है? इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, एजेंसी इन द एक्सप्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, तब टर्मिनेट नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता अगर सब्जेक्ट मैटर में ही एजेंट का इंटरेस्ट। से फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पैसा मांग रहा है, मैंने उसको उधार दिया था, मैंने उससे उधार लिया था, वो मेरे से पैसा मांग रहा है, ठीक है। वो एक इंसान जो ए है, ये इंसान, ये मैं हूं, ठीक है, मैंने इस ए से कुछ पैसा लिया था, सपोज करो 10,000 रुपए मैंने इससे उधार लिए थे, बट आई एम नॉट एबल टू पे, मैं 10,000 रुपए पे नहीं कर पा रहा हूं इसको। लेकिन मेरा एक प्लॉट है, मेरा एक प्लॉट है दिल्ली में,
अब ये मेरे से 12 पैसा मांग रहा है, मैंने कहा भाई मैं पैसा तो पे नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे पास भी पैसा नहीं है, काम करो आप जो है ए जो है मेरा एजेंट बन जाओ और मेरा एक प्लॉट है यहाँ पर दिल्ली में, इसको आप बिकवा दीजिए, इसको आप सेल करवा दीजिए। इस सेल के बाद जितना पैसा आएगा आप अपने 10,000 रुपए रख लेना, रिमेनिंग मुझे दे देना, रिमेनिंग मेरे को वापस कर देना, रिटर्न कर देना। अब ये जो है बी ने जो एजेंट अपॉइंट करा ए को, कैन इट बी रिवोक्ड? इट बिकम्स इररेवोकेबल, क्योंकि यहां पर जो है एजेंट का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट छुप चुका है, इंटरेस्ट है इसमें। अब यह बात तो वो बात अलग है कि कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिख दिया कि मैं आपको एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं, लेकिन किसी भी टाइम अगर मैं आपके 10,000 रुपए देता हूं ये रिवोक हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें लिखी जा सकती हैं, व्हाइल अपॉइंटिंग एन एजेंट, हाउएवर इट बिकम्स इररेवोकेबल, ये इररेवोकेबल हो जाती है। इररेवोकेबल इन द सेंस कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, अदरवाइज नोटिस देकर, रीजनेबल टाइम देकर, किसी भी टाइम एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बट एजेंसी को इस सिचुएशन में जहां पर उसका खुद का इंटरेस्ट छुपा है एजेंट का सब्जेक्ट मैटर में, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए अपने लेगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट वापस बी को दे देगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर में इसका इंटरेस्ट है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इसलिए हम इसको इररेवोकेबल ही बोलते हैं। ये क्लियर है? और बाकी जितने भी सेक्शंस हैं वो टर्मिनेशन से ही संबंधित है 2010 तक। हम उसको एक बैरेट से पढ़ लेते हैं वन बाय वन। उसमें टाइम की बात की गई है, रीजनेबल टाइम की बात की गई है, नोटिस की बात की गई है, वो हम देख लेते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो अब देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एन एजेंसी इज अ टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी। पहला पॉइंट था रिवोक कर देगा अपनी अथॉरिटी, मना कर दिया कि भाई मेरे को आप काम की जरूरत नहीं, मैं आप किसी और से काम करा सकता हूँ। और इसमें भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी होती है। अब सपोज करो मैंने अपने एक एजेंट रख रखा है, मेरे शॉप पे एक एजेंट था इम्प्लाइड में, आपको पता होगा शॉप पे एक एजेंट रखा हुआ था, लेकिन मैं अक्सर कभी कभार शॉप पे जाता था। अब मैंने वहां पर एक और एजेंट अपॉइंट कर दिया और सारा काम मैं उसको सिखाने लग गया जो नया अपॉइंटेड था, तो कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली रिवोक भी कर रहा हूं मैं पुराने वाले एजेंट को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस, एजेंट ही काम छोड़ के चला जाता है, एजेंसी छोड़ देता है, और बाय द बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीट, जिस काम के लिए हमने एजेंसी खोली थी वो कंप्लीट हो जाता है, और बाय ईदर द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग अनसाउंड, दोनों में से कोई भी पागल हो जाए या मर जाए, और बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, सिर्फ प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखा है एडजुकेटेड इंसॉल्वेंट, यानी एजेंट अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी टर्मिनेट नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि दैट कैन बी रिकवर्ड, कहीं ना कहीं रिकवरी पॉसिबल है प्रिंसिपल से, अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट फॉर द टाइमिंग इन द फोर्स फॉर द रिलीफ ऑफ इंसॉल्वेंट डेटर। नाउ अगर हम 201 के बाद 202 पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, agent has himself an interest in the property which form the subject matter of agency, the agency cannot in absence of express contract, मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो ठीक है, otherwise it becomes irrevocable agency with terminated to prejudice of such interest, यानी एजेंट के खिलाफ जाकर वो चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि एजेंट का इंटरेस्ट उसमें छुप चुका है, छुपा हुआ है। ठीक है, अब आप इलस्ट्रेशन देख लेना, मैंने उससे बेस्ट एग्जांपल आपको समझा दिया है। नाउ व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, कब उसको रिवोक कर सकता है? अब प्रिंसिपल ऐसा नहीं होता कि एजेंसी जब क्रिएट किए भाई कल से मैं तुम्हारी एजेंसी खत्म कर रहा हूँ, देयर मस्ट बी सम रीजनेबल नोटिस भी देना पड़ता है, वो सब चीजें हम पढ़ लेंगे। अगर विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कारण अगर रिवोक की जाती है तो कंपनसेशन भी देना पड़ता है प्रिंसिपल को, और एजेंट को भी देना पड़ेगा प्रिंसिपल को, अगर विदाउट एनी टाइम और रीजनेबल नहीं है तो। So when principal may revoke agent's authority, the principal may save as otherwise provided by the last preceding section, revoke the authority given to his agent at any time, किसी भी टाइम कर सकता है, before the authority has been exercised
so as to bind the principal. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना. At any time, किसी भी टाइम कर सकता है, लेकिन अथॉरिटी हैज बीन एक्साइज, यानी जो हमने एजेंट को अथॉरिटी दी है, एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्साइज करने से पहले प्रिंसिपल जो है वो अथॉरिटी को यानी एजेंसी को रिवोक कर सकता है. इसका मतलब क्या है, मैंने अगर एक किसी एजेंट को रखा हुआ है, मैंने एजेंट को रखा हुआ है कि भाई आपको मेरे लिए गुड्स लेके आने हैं वहां से, आप मेरे गुड्स में डीलिंग करेंगे या आप मेरे गुड्स कलकत्ता से दिल्ली लेके आएंगे. एजेंट निकल चुका है, कलकत्ता जा चुका है, गुड्स लाके मेरे दरबार पे खड़े भी कर दिया उसे, मेरे वेयर हाउस तक में भी ले आया है कलकत्ता से. क्या मैं रिवोक कर सकता हूँ? No. Being a principal, I cannot revoke it because authority has been excised. Authority यूज हो चुकी है. मैंने एजेंट को अथॉरिटी दी थी, अथॉरिटी ने काम भी कर दिया. अथॉरिटी इन द सेंस एजेंट ने ऑलरेडी काम भी कर दिया है, मेरे वेयर हाउस में गुड्स लाकर उसने पहुंचा भी दिए हैं. अब मैं कैसे रिवोक करूं? अगर मैं रिवोक करता हूं तो एजेंट कहाँ लेके जाएगा माल को? ठीक है, इन दैट सिचुएशन एजेंट की जो मेरी एजेंसी है मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता इफ इट इज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड. यानी मेरे को एजेंसी जो है, एजेंसी रिवोक करनी पड़ेगी बिफोर द एक्साइज ऑफ द अथॉरिटी बाय द एजेंट. और अगर मैं नहीं करता तो मैं बाइंड हो जाऊंगा. यस, आप कुछ बोल रहे हैं हमने? यस Sir, if the authority is in the process of being exercised, तब Partly. the principal can revoke. उस पार्टली में भी नहीं कर सकता. अच्छा. पार्टली का नीचे लिखा है ना, अगर पार्टली भी कर चुका है तो भी नहीं हो पाएगी. The principal cannot revoke the authority given to his agent after authority has been partly excised so far as regards such act or obligation as arisen from the act already done in the agency. पार्टली भी अगर आप कर चुके हैं ना तो भी नहीं हो पाएगी. तो इसका मतलब क्या है, एजेंट अपने काम को करने से पहले, एजेंट को जो हमने अथॉरिटी दी है उसको एक्साइज करने से पहले, जब पार्टली अगर पूरी कर दी है, ऊपर 2003 में तो फुली कंप्लीटेड है ना, बट 2004 में लिखा है पार्टली अगर उसने एक्साइज कर दिया तब भी वो रिवोक नहीं कर सकता प्रिंसिपल. इसका पार्टली का मतलब क्या है, मैंने आपको ऊपर वाली सिचुएशन में बताया भाई तेरे को गुड्स लेके आने हैं, वो लाके गुड्स कहाँ रख दिए? वेयर हाउस में, दिल्ली ले आया, कलकत्ता से दिल्ली ले आया एजेंट. बट अगर 2004 में अगर हम बात करें, वो कलकत्ता से निकल चुके हैं गुड्स, अभी दिल्ली पहुंचे नहीं है. ही कैन नॉट रिवोक द लायबिलिटी, ही कैन नॉट रिवोक द एजेंसी. ठीक है. Okay, sir. नाउ 205, अगर मैंने आपको बताया कि अगर जब हम एजेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो देयर मस्ट बी सम एक रीजनेबल नोटिस तो हो. बट अगर ऐसी चीजें नहीं होती, अगर वो रीजनेबल नहीं है, देन कंपनसेशन देना पड़ेगा फॉर द रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल रिवोक करता है अथॉरिटी, एजेंट रिनाउंस करता है, रिनाउंस मतलब छोड़ता है. Where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time. देखो एक चीज होता है, कई बार एजेंसी कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर टास्क के लिए हो सकती है. मैंने आपसे कहा, मैंने एक एजेंट अपॉइंट करा, भैया आप कलकत्ता से मेरे को दिल्ली में कॉटन ला के दोगे. ये उसने कॉटन ला के दे दी, एजेंसी हो गई खत्म. इज दैट क्लियर? एक होती है कि भाई एक टाइम पीरियड के लिए होती है कि आप मेरे एजेंट रहेंगे 1 साल तक. एक होती है जो एजेंट बना रहोगे, उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. So where there is an express or implied contract, the agency should be continued for any period of time. The principal must make compensation to the agent. Suppose करो मैंने 1 साल के लिए एजेंट अपॉइंट करा था और मैं 6 महीने बाद ही एजेंसी को खत्म करना चाहता हूँ, तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा. The principal must make compensation to the agent and agent to the principal. अगर एजेंट रिनाउंस कर रहा है तो एजेंट को भी देना पड़ेगा टाइम से पहले. एज द केस में बी फॉर एनी previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. Of course, ये बात है sufficient cause है, तो then it could be that can be decided by the court. ठीक है, sufficient cause है तो compensation ना भी देना पड़े. अब आता है notice of revocation on renunciation. Reasonable notice must be given of such revocation or renunciation, otherwise the damage thereby resulting to the principal or agent as the case may be must be made good to the one by another. Reasonable notice देना पड़ेगा
अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स ये बात है, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम भी तो दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एजेंसी हमने क्रिएट करी, कल से मैं तुम्हें एजेंट नहीं रख रहा हूँ। तो मस्ट बी नोटिस, प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए इफ एजेंसी इज ऑफ अ कंटिन्यूइंग नेचर। ना रिवोकेशन एंड रिनिशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ। इम्प्लाइड वाले में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। इम्प्लाइड का ये एग्जांपल हो सकता है, मैंने अपनी शॉप पर एक एजेंट रखा हुआ था जो मेरा काम करता था, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, उस शॉप पे एक और एजेंट रख दिया और सारा काम धीरे धीरे मैं, जो मेरा एजेंट पुराना करता था, सारा नया काम मैं उसको सिखाने लगा, नए एजेंट को मैं काम सिखाने लगा। इससे क्या है, कहीं ना कहीं मुझे उस एजेंट को भी अंदाजा लग जाता है, पुराने वाले को, कि मेरी कहीं ना कहीं एजेंसी टर्मिनेट होने वाली है, ये हो रही है। ठीक है। Now, when termination of agent's authority takes effect as to agent and to the third person, when termination of agent's authority takes effect as to the agent and as to the third person. अब अगर एक बात बताओ, एजेंसी को खत्म किया जाएगा, अगर एजेंसी को खत्म किया जाएगा तो उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। हमने सेक्शन 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ये इंपॉर्टेंट कितना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब हम कुछ एजेंसी को टर्मिनेट करेंगे तो क्या उसकी कम्युनिकेशन होनी जरूरी है या नहीं है। तो टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट एज फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक्स इफेक्ट, जब तक इफेक्ट में नहीं आएगी, बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज टू हिम, जब तक उसकी नॉलेज में ना आ जाए, बिकम्स नोन टू हिम, जब तक एजेंट को पता ना लग जाए, और सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन, जो डील करता है, बिफोर इट कम्स टू नोन टू हिम देम, जब तक उन्हें भी ना पता लग जाए कि इसकी टर्मिनेशन कर दिया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि नोटिस देना जरूरी होता है। जैसे अगर मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल, पार्टनर्स के केस में, पार्टनर के केस में भी आपको पता होगा, पार्टनर भी एक दूसरे के लिए एजेंट होता है, वो भी एजेंसी के कॉन्सेप्ट पे है। आपको बताओ म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट छुपा होता है पार्टनरशिप में, है या नहीं है पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का, वहां पे भी म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होगा पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़ के जाता है तो ही हैज टू गिव अ नोटिस। नोटिस किसको, नोटिस एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, जिससे कि जो लोग उससे डील करते थे पार्टनर से, तो उन्हें पता रहना चाहिए कि अब वो पार्टनर नहीं रहा। अगर नोटिस नहीं होता तो फिर होल्डिंग आउट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जरूरी है, एक तो एजेंट की नॉलेज में भी आना चाहिए कि मेरी टर्मिनेशन हो गया है, और ऐसे ही थर्ड पर्सन जो डील करते हैं उस एजेंट से, उनकी भी नॉलेज में आना जरूरी है। नाउ एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल डेथ और इंसैनिटी, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। चाहे प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, वो इंसेन हो जाए, तो एजेंसी कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाती है। When an agency is terminated by the principal dying or becoming unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal all reasonable steps for the protection and the preservation of the interest entrusted to them. अगर जिसकी डेथ हो गई है, एजेंसी तो टर्मिनेट हो जाएगी, बट हाउएवर जो एजेंट है, he has to take a reasonable step for the protection and the preservation of interest. जो काम उसको सौंपा गया था, कम से कम वो काम पूरा करे और उसको अपने प्रिंसिपल को लॉस ना होने दे। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एमसीक्यू में कई बार आया हुआ है। अगर एजेंट को ही हटा दिया तो एजेंट ने जितने सब एजेंट अपॉइंट किए थे तो वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination subject to the rule hereinafter contained regarding the termination of agent's authority of the authority of all sub agent appointed by him. अगर एक को ही हटा दिया तो सारे भी हट जाएंगे। ठीक है, मैंने अगर एजेंट अपॉइंट किया था, मैंने अपने एजेंट को हटा दिया और उस एजेंट ने कई सारे सब एजेंट रखे थे, तो जितने भी सब एजेंट थे उन सबको भी हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination of the authority of all sub agent appointed by him. Is that clear? सर चाहे वो विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल होगा तो हाँ भी जी, सारे हट जाएंगे वो। अब वो बात अलग है, अगर उसने कहा कि भाई नहीं मैं तो इसको रखना चाहता हूँ, आप सब हट जाइए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए उसको एक अलग से एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी डायरेक्टली विद दैट पर्सन।
जो प्रॉपरली अपॉइंटेड होता है ना, प्रॉपरली अपॉइंटेड जो हमने पढ़ा, वो भी तो एजेंट के जरिए ही अपॉइंट होता है, सब एजेंट। अब यहां से जो हमारी एक नई कहानी है 211 से लेकर 211 से हमारे पास 3 एरियाज हैं इसको पढ़ने के। देखो 211 से अब हमारे पास क्या है, ये है एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट एंड इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है 6, 7, 8, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। इसमें लगभग हम कवर कर रहे हैं 37 सेक्शंस है ऑलमोस्ट, 37 और 27, ठीक है, 27 सेक्शंस है इसमें। इट विल टेक अ टाइम, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बिफोर द टाइमिंग, विल डू इट टुमारो बिकॉज अभी तो आधे घंटे में तो कंप्लीट नहीं होंगे। इसमें क्या क्या है देखो, आप जो पढ़ेंगे पहले आप पढ़ लेंगे ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं जनरली बताइए, ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट? Communicate the principle about the. इसमें हम कवर कर रहे हैं कौन कौन सा सेक्शन कवर कर रहे हैं 211 से 221 तक कवर कर रहे हैं प्रॉब्लम, मैं चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 221 तक हम कवर कर रहे हैं, तो 21 तक हम कवर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या क्या ड्यूटीज होंगी एजेंट की। To act in the interest of the principal. देखो सबसे पहले तो फॉलो करें, फॉलो द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल जो कहता है उसकी बात को माने, और दी कंडक्टिंग ऑफ अ बिजनेस ये 211 में लिखा है। अब ये सारे सेक्शंस हैं ऐसे, ठीक है। सेकंड और क्या हो सकता है, टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल, भाई जो एजेंट को जो काम करने के लिए कहा गया है उसके चलते वो टेक केयर, रीजनेबल केयर करे और स्किल अपनाए जिस काम को उसको दिया गया है एजेंट को करने के लिए। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट बनाए और रेंडर करे, जो भी वो काम कर रहा है अपने मालिक को बताए, प्रिंसिपल को बताए। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। टू 14 ये आपका था, 212 था ये, ठीक है। नाउ फिफ्थ व्हाट कैन बी ड्यूटी नॉट टू अलाउ हिज पर्सनल इंटरेस्ट एंड हिज ड्यूटी टू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। पर्सनल इंटरेस्ट ना करे, नो पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, अपने फायदे की चीजें ना करे। ऐसा ना हो कि अपने फायदे के लिए मालिक को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचा रहा है। 215 ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट गेन्स, नॉट सीक्रेट गेन्स। 216 ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल, pay some received for principal, जो पैसा उसे प्रिंसिपल को देने के लिए मिला है एज एन एजेंट वो प्रिंसिपल को दे। एम्बेजलमेंट ना करे, कई बार एम्बेजलमेंट करते हैं ना, फंड को अपने से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज हैं किसकी, एजेंट की। अब ऐसे ही ड्यूटीज होंगे किसकी, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल होंगे। भाई प्रिंसिपल की भी तो कोई ड्यूटी है, प्रिंसिपल की ड्यूटी किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स दी एजेंट, और एजेंट की ड्यूटी टुवर्ड्स दी प्रिंसिपल, यानी वही उसके अब क्या क्या अधिकार होंगे। एजेंट के राइट भी होंगे अगर प्रिंसिपल की ड्यूटी है तो। ड्यूटी टू रिसीव रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन लेगा ना एजेंट, अगर कुछ काम करेगा इसकी ड्यूटी है कि इसके रेम्यूनरेशन दे एजेंट के, और एजेंट का वो अधिकार बन जाता है रेम्यूनरेशन, जो काम किया है उसका खर्चा ले। 219
फिर और क्या हो सकता है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी, ड्यूटी टू इंडेमनिटी, जो भी नुकसान अगर एजेंट को पहुंचा है, जो भी नुकसान जो एजेंट को पहुंचा है उसको प्रिंसिपल की ड्यूटी इंडेमनिटी करे, इंडेमनीफाई करे, ठीक है। और इंजरी जो उसको थर्ड पर्सन को आई है बिकॉज ऑफ एजेंट, 220 एक्सक्यूज मी 223 में, ठीक है, राइट टू इंडेमनीफाई फॉर इंजरीज कॉज टू थर्ड पर्सन, ये भी उसकी ड्यूटी है। और ऑफ कोर्स ही बात है प्रिंसिपल की, अगर इसको हम वैसे राइट ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग राइट्स ऑफ एजेंट्स। क्या अधिकार है उसका, कंपनसेशन हो, कंपनसेशन लेगा, ये उसका अधिकार होगा एजेंट का। फॉर व्हाट पर्पस, कंपनसेशन लेगा फॉर इंजरी कॉज बाय नेग्लिजेंस, कई बार प्रिंसिपल की लापरवाही भी हो सकती है, नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल की वजह से उसको लॉस हुआ है। इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 225। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है एजेंट का, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं 5th पॉइंट, राइट टू रिटेन। क्या रिटेन करने का अधिकार है एजेंट का? Yes. राइट टू रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल अकाउंट। राइट टू रिटेन है हमारे पास 217 में, 217। और राइट ऑफ लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी पे भी उसका लीन का राइट है, लीन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। ये कहाँ दे रखा है, 221 में दे रखा है। तो ये इसके ड्यूटीज हैं एजेंट की, और ये इसके राइट्स हैं, ठीक है। वैसे अगर हम देखें पीछे, यहां प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट्स, और उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है थर्ड पार्टी के साथ, ऑफ कोर्स ये बात है एजेंट करेगा ना, ऑन बिहाफ ऑफ, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पार्टी से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो थर्ड पार्टी के क्या क्या राइट्स होंगे, थर्ड पार्टी क्या सू कर सकती है एजेंट को या प्रिंसिपल को, ये सारी बातें हमारे पास है सेक्शन 238 तक, जो भी रिमेनिंग सेक्शन है ना वहां तक कवर होंगे। बट इसमें अभी टाइम लगता है इनको पढ़ने में ना, इट्स विल टेक एटलीस्ट 1 घंटे से ज्यादा ही चाहिए। तो विल डू इट टुमारो, कल ही हम करेंगे इन सबको। आप लोग ये पढ़ के आना, क्योंकि ये सेक्शन थोड़े से टेक्निकल्स हैं। देखो है तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ लिख दी है, लेकिन जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना, टेक्निकल टर्म यूज हुई हुई है, सिंपल नहीं है इतना इजी। सो विल वी डू इट टुमारो।